अस्सलाम वालेकुम। 4-5 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं, जब तक बाकी कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। देन हम मैं लॉगिन वगैरह कर देता हूँ पोर्टल्स। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है। सो देखिए, हम नेक्स्ट वीक हमारा क्विज होने वाला है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। क्विज अनाउंसमेंट आप लोगों ने देख ली होगी होपफुली। जी जी। तो आप लोग मुझे आप बताएं, आप लोगों के कुछ सवाल हैं, कुछ आप प्रैक्टिस हैं जो आप लोग कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन कर सकते हैं अभी स्टार्टिंग में। मैं आपको पॉज दिखा देता हूँ।
Batch 3 quarter 4 CNC आप लोगों का batch AWS Developer 1 quiz has been scheduled on December 7 and 8. तो ये तो IAM आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है और बहुत डिटेल में, जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ चुके हैं आप लोग, और मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ इसमें आप लोगों के पास ऐसी होगी जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो IAM से रिलेटेड कोई सवाल है किसी के? सर ये IAM यूजर जो होता है, तो ये किसी दूसरा कोई ग्रुप बना सकते हैं, यानी कि जो रूट यूजर है तो रूट यूजर से अपने IAM यूजर बनाया, फिर IAM यूजर के नीचे कोई और यूजर हो सकता है? नहीं, रूट यूजर के नीचे IAM नहीं बनाया। एक्चुअली रूट यूजर जो है वो आपका अकाउंट का ये समझ लें, जो ऑनर था जिसने सबसे पहले साइन अप करा था, जिसको AWS ने आप सारे एक्सेस दिए थे कि ये आपका AWS का अकाउंट, ये आपका एक्सेस है और आप मुझे बिल पे करेंगे, तो वो होता है ठीक। रूट यूजर। उसका ऑफिशियल ईमेल लगा होता है, उसका ऑफिशियल सारी डिटेल्स लगी होती हैं, उसका अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स होती हैं, कार्ड लगा होता है, ये सब चीज़ होती है। IAM ठीक है। यूजर जब उसमें आइडेंटिटी मैनेजमेंट होती है, IDM कह सकते हैं हम उसको, और ये कह सकते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी अब एम्प्लॉय आएंगे तो उनको मैं IAM का रोल बना के दूंगा और एक IAM का यूजर बना के दूंगा। तो ये IAM यूजर बना के दूंगा मीन, और उसको कोई ना कोई रोल असाइन कर दूंगा कि भाई हर एम्प्लॉय का स्पेसिफिक रोल होगा। तो एम्प्लॉय तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा हर किसी भी चीज का, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रूट ठीक यूजर, क्योंकि वो ठीक ऑनर है। ठीक ठीक। तो यानी कि कितने IAM यूजर बन सकते हैं? अच्छा, लिमिट जो है इसकी, IAM यूजर की लिमिट हमारे पास आ जाती है। IAM यूजर 5000 देखिए लिमिट आ रही है पर AWS अकाउंट। ठीक ठीक, सही है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप मुझे कोई बताएं कि IAM रोल एक्चुअली है क्या, और आप मुझे सर उस बताएंगे वो रोल बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कि इसका ये कहाँ से कहाँ तक ये इसको परमिशन हम यानी कि वो देते हैं कि आपने क्या करना है, यानी कि अगर मेरा एप्लीकेशन का एक पार्ट है तो मैं वहां तक एक्सेस करूंगा, मैं एडिट करूंगा, कुछ भी हो, तो वो रोल हम पहले डिफाइन करते हैं कि यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से परमिशन दे रहे हैं या कुछ भी। अच्छा, ये तो आप पॉलिसीज बता रहे हैं ना, ये सारी डेफिनेशन आप पॉलिसीज की बता रहे हैं। तो देखिए सिनेरियो क्या होता है, हमारे पास पॉलिसीज होती हैं, हमारे पास पॉलिसीज हम स्पेसिफिक यूजर को देते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप को देते हैं, या स्पेसिफिक रोल को देते हैं। लास्ट टाइम जी हमने देखा था, हमने एक मशीन को रोल असाइन करा था, तो उसको हमने पॉलिसी दी थी, और जी। एक हमने अपनी लोकल मशीन को यूजर के थ्रू पॉलिसी असाइन करी थी। तो दोनों ऑप्शन हमने देखे थे, तो रोल आई थिंक सो डिफरेंट था। ठीक है, तो ये आपके सामने IAM यूजर है। ये रास्ते मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ रही होती है। अभी फिलहाल मैंने रूट यूजर से लॉगिन करा होती है, फॉर रूट कह रहा है, लेकिन आप कभी भी रूट यूजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जी ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोई भी आएगा, कोई भी एम्प्लॉय आएगा, आप उसको ओनर का एक्सेस तो नहीं देंगे ना। आप उसको क्या कहेंगे? आप बोलेंगे आपका मैं एक यूजर बनाऊंगा, आपकी ID बनाऊंगा। आप ये तो नहीं कहेंगे कि फिर जो ऑनर की ID आप उसी को यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो जाए, है ना। जी हमेशा आप हर किसी की स्पेसिफिक सेपरेट आप उसका यूजर बनाएंगे। ऑनर भी अपनी एक यूजर बनाएगा कि भाई मैं ऑनर हूँ, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये मेरा यूजर है। ठीक है, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाती है। फिलहाल ये रूट दिखा रहा है, तो ये आप लोगों ने किसी ने टेस्ट करी है आप लोगों ने? ये MFA सर। हम्म, सर एक वीडियो देखी थी लेकिन वो हैंड्स ऑन नहीं किया था। हैंड्स ऑन नहीं करें जी, इस तरह की चीज़ों का आप हैंड्स ऑन कर लिया करें, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त होती है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब आप एक कोई MF एक्टिव कर लेते हैं, जैसे कि इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कोई और डिवाइस यूज़ करी है, वर्चुअल MF डिवाइस,
अब क्या होगा, जब भी आप लॉगिन करेंगे उस डिवाइस के पास आपका कोई ना कोई कोड जा रहा होगा, कोई ना कोई लॉगिन अप्रूव जा रहा होगा, वहां से आप अप्रूव करके अपने पास कर देंगे। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इतनी जरूरी होती है, अगर किसी को आपका आईडी और पासवर्ड पता लग जाए जी या हैक हो गया किसी तरीके से, आपने कहीं लिखा हुआ था किसी नोट पैड पे, किसी डायरी में, और किसी ने उसको पढ़ लिया कि भाई ये आपका आई एम यूजर है, वो देख के समझ गया ये आई एम यूजर है और पासवर्ड है, वो फौरन गया AWS पे, उसने आपका आई एम यूजर लगाया, पासवर्ड लगाया, एंटर करा, तो हो जाएगा, हो जाएगा ना। जी जी बिल्कुल। अगर मल्टी फैक्टर है तो क्या फायदा हो जाएगा आपको? वो कोड यानी कि सेंड होगा जिस तरह। कुछ ना कुछ फैक्टर अलग डिवाइस हो रही होगी जिसके थ्रू आप करेंगे। आपने कोई वर्चुअल ऐप यूज करी, तो ये उस वर्चुअल ऐप के अंदर इसको आप इसने स्कैन करा, स्कैन करके आपने क्या करा, आपने अपना MFA कोड बनाकर अपने पास असाइन कर लिया। तो आप लोग थर्ड पार्टी एक्टिविटी लेकर आ गए, मल्टी फैक्टर्स ले आप अलग अलग फैक्टर्स लेकर आ गए। इससे क्या होगा, आईडी पासवर्ड किसी तरीके से ब्रीच हो भी जाता है तो भी वो जी लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि आपकी आईडी, आपका कोई ना कोई डिवाइस उसमें इन्वॉल्व होगी, वो उसके पास नहीं होगी, है ना। तो वो रुक जी जाएगा, जी वो कहेगा मैं कैसे, वो लॉगिन करेगा भी तो उसके बाद ये आ रहा हो भाई कोड डालो, ये चीजें इंटर करो या यहाँ से अप्रूवल लाओ, तो वो रुक जाएगा क्योंकि उसको पता है मेरे पास सिर्फ आईडी पासवर्ड अप्रूवल दो, और उसी के पास होगी जो वैलिड यूजर है। ठीक है। जी। सर तो रोल का क्या है? मैं थोड़ा मिक्स, सिक्योरिटी ग्रुप और रोल को मैंने मिक्स कर दिया। ये देखे ना, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक यूजर होता है, यूजर होता है स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में आया, ये समझ लो आपके पास कोई यूजर आया या ये समझ लो एम्प्लॉय आया, आपने उसको यूजर बना के दे दिया, जी उस यूजर को किसी ग्रुप में ऐड कर दिया। लेकिन अगर कोई AWS की अपनी सर्विस है, उस सर्विस को आप एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो आप रोल बनाते हैं ना, आप जी उसको जी रोल जी असाइन करते हैं, रोल को पॉलिसीज देते हैं। यहाँ ठीक यूजर को पॉलिसीज दे रहे होते हैं, यहाँ रोल को पॉलिसीज दे रहे होते हैं। रोल क्या होता है, स्पेसिफिक AWS सर्विस की नहीं होता। ठीक समझ। अच्छा, अभी जो हम EC2 इंस्टेंस यूज करते हैं वहां अपनी क्लासेस में, तो उस EC2 इंस्टेंस की क्या टाइप थी, हम कौन सा EC2 इंस्टेंस यूज करते हैं? सर T2 माइक्रो नाम। T2 मैक्रो सही है, वो यूज करते थे। अच्छा, वो जी कौन सा था, जस्ट लाइक इन केस EC2 इंस्टेंस की अलग अलग टाइप होती है, जैसे कि सर हम्म, नाम तो बहुत सारे थे, एक तो स्पॉट इंस्टेंस और दूसरा हाँ स्वॉर्ड इंस्टेंस था बिल्कुल। और कौन कौन चार से थे? चार पांच से एक स्पॉट। सब रिवीजन नहीं किए अभी, आज ही आज से स्टार्ट करना था असल में, घर अच्छा, में बहुत EC2 ज्यादा। इंस्टेंस की ना अलग अलग देख लें। तो हमारे पास कंप्यूट ऑप्टिमाइज थे, मेमोरी ऑप्टिमाइज थे, सिलेक्टेड कंप्यूटिंग थे, तो ये सारे थे। जी तो एसिलेटेड कंप्यूटर जो होते हैं GPU बेस्ड इंस्टेंस होते हैं, हाई परफॉर्मेंस के नहीं होते हैं, मशीन लर्निंग के तरह के कामों के नहीं होते हैं। सही है, मशीन लर्निंग में हाई परफॉर्मेंस चाहिए होती है, GPU चाहिए होता है, तो ये एसिलेटेड होता है। मेमोरी और कंप्यूट में आपको पता है आपका सबसे ज्यादा जो हाई इसके अंदर होता है वो होता है आपका कंप्यूट पावर हाई होती है, जैसे यहाँ देखें। जी मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन में आपकी मेमोरी सबसे हाई होती है, प्रोसेसर कम है लेकिन मेमोरी सबसे ज्यादा है। कंप्यूटर ऑप्टिमाइज में क्या है, प्रोसेसर ज्यादा है, मेमोरी जो है उसके साथ नॉर्मल डिपेंड कर लीजिए, 32 प्रोसेसर है लेकिन मेमोरी कम। स्टोरेज ऑप्टिमाइज में स्टोरेज हाई होती है लेकिन मेमोरी और प्रोसेसर कम होता है। तो ये सब चीज़ों का आप टेस्ट करें, और बिल्कुल टेस्ट करें। अब तो मशीनों की इतनी टाइप्स हैं इसके अंदर। स्पॉट स्टैंड है जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था।
रिजल्ट देखते हैं। रिजर्व स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा आपने, सर्चिंग करी? सर मैं शायद ये याद नहीं है सर। स्ट्रेंथ के टाइप थे ना आपने, स्पोर्ट मुझे भी बता दो तो मुझे याद आया कि हमारे पास और भी मैं वैसे टाइप्स की बात कर रहा था, जी जी। लेकिन स्ट्रेंथ्स भी आपके पास अलग अलग उसके होते हैं कि आप जैसे लाइक आप यहाँ से बनाने जाते हैं अमेज़न में, सर रिजर्व में तो वो फिर जो पूरा 2 साल का 1 साल का होता है वो तो नहीं था। सही आपको याद आया, ऐसा ही होता है हमारे पास। ये रिजर्व होता है कि हम क्या करते हैं, हम एक प्लान बना लेते हैं, जैसे कि जी डेडिकेटेड होस्ट था, स्केजुअल था, कैपेसिटी रिजर्व था। ठीक, तो हम एक रिजर्व स्ट्रेंथ का प्लान कर लेते हैं कि भाई हम अपना स्ट्रेंथ किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रिजर्व कर रहे हैं। जी जी। उससे हमें क्या फायदा हो जाता है, हमें सस्ता स्ट्रेंथ मिल जाता है, कम प्राइस में मिल जाता ठीक। है। देखो टेनेंसी आ रही है हमारे पास, डेडिकेटेड चाहिए, डिफॉल्ट चाहिए, स्ट्रेंथ की टाइप क्या होगी, यूनिक्स होगा, टर्म्स क्या होंगी। टर्म्स हमारे पास कितनी आ रही है, 1 महीने से 12 महीने की आ रही है, 12 महीने से 36 मंथ की आ रही है, जी मतलब 3 साल की, 1 साल से 3 साल की। अपफ्रंट, पार्शियल, ये सारे पेमेंट के मेथड हमारे पास आ रहे होते ये क्या था सर, ये पेमेंट ऑप्शन, हैं। ये पेमेंट ऑप्शन ये। क्या आप किस तरह से पेमेंट देंगे, क्या आप अच्छा शुरू में कोई अपफ्रंट पेमेंट नहीं देंगे, पार्शियल देंगे, या सारी पेमेंट अपफ्रंट देंगे? तो ठीक पेमेंट की है भी आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कि आप किस तरह से उनको पेमेंट देंगे। सही। सही है। लोड बैलेंसर पे क्या अभी तक आपकी कोई सवाल है लोड बैलेंसर में? हाँ। सर लोड बैलेंस यार मैंने उस पर प्रैक्टिस किया था, हैंड ऑन किए थे, तो हम्म। बीच में थोड़ा गैप आया, तो अभी रिवाइज करूंगा तो इसमें। ठीक। अच्छा, लोड बैलेंसर में आपने लोड बैलेंसर के वो देखे हैं, क्या नाम है उसका, कि जिसके क्या आप टारगेट कर सकते हैं अलग अलग पाथ को, अलग अलग होस्ट नेम को। जी जी तो ये तो उसकी भी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि सबसे मेन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की आप बात करते हैं तो सबसे जरूरी इसका वही होता है। यहाँ तक कि इतना भी होता है कि अगर आपके पास कोई हेडर में वैल्यू आ रही है जो एपीआई के साथ आ रही होती है, आप उसको भी टारगेट कर सकते ठीक है सर। हैं। ठीक है, तो उसको एक प्रैक्टिस आप लोगों को लाजमी करनी चाहिए। बेसिकली सर लोड बैलेंसर यानी कि जितने भी हमारा कोई क्लस्टर हो या जितने भी 5-6 इंस्टेंस हो, तो वो उससे पहले लगा वो होता है कि उसकी यानी कि जहाँ पे ट्रैफिक जा रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, एक पे लोड ना पड़े। ठीक है, और ये बताएं कि बाकी जो हमारी चीजें दी हैं माई स्किल वगैरह, और जैसे माई स्किल पे चला के आप लोगों को दिखा दिया, क्यों चला के दिखाया, तो आपने काम करा उस पर, या आरडीएस वगैरह पे? सर अभी अभी आज सुबह मैं बैठा हुआ था आरडीएस की, ये उस पे अभी प्रैक्टिस कर रहा था, ये खत्म करूंगा इंशाल्लाह। तो हमारे पास लेकिन सिर्फ माइस्क्वेल सेटअप करना और उसको चलाना काफी नहीं होता है। एडब्ल्यूएस में तो आपको पता है क्विक ऐप है। तो ठीक है। आप ये देखें कि इन केस ऑफ फेलियर हम क्या करेंगे, किस सिनेरियो में जाएंगे। अगर हमारा आरडीएस जो आपने माइस्क्वेल बनाया है वो चलते चलते रुक गया, तो आपकी एप्लीकेशन डेड हो जाएगी। तो उसके बदले में आप क्या रखेंगे, डिजास्टर रिकवरी क्या रखेंगे, हाई अवेलेबिलिटी क्या रखेंगे। तो आप ये चीजें भी थोड़ा देखा करें कि अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है जो सिर्फ रीड करने आ रहा है, तो उसको मैं सिर्फ रीड का अलग रेप्लिका बना दूं। अगर कोई ट्रैफिक रीडायरेक्ट करने आ रहा है तो उसको मैं रीडायरेक्ट दे दूं, अलग क्लस्टरिंग कर लूं। तो ये सब चीजें भी आप अपने माइंड में रख के सोचें, क्योंकि डेटाबेस में सबसे जरूरी होती है। सर तो इसमें वो मल्टीपल एजी और दूसरा भी क्या था कि रीजन जोन
उसमें भी हम एसिंक्रोनस वो रीड कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से कोई खत्म भी हो जाते हैं तो, ये मैंने पूरा नहीं पढ़ा लेकिन मुझे थोड़ा याद। ठीक। तो AWS एक सर्विस होती है Route 53 ना, वो मैं आप लोगों को दिखाया। ये Route 53 AWS की एक सर्विस है। इसके ऊपर आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपको प्रोवाइड करता है नेम सर्वर, DNS मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग, डोमेन रजिस्ट्रेशन। डोमेन रजिस्ट्रेशन का मतलब है, इसको हम जाते हैं चेक करते हैं। यहाँ पर आप ही रहे चेक योर डोमेन। इन केस मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं अपनी एप्लीकेशन AWS पे डिप्लॉय करने जा रहा हूँ। अब कोई ना कोई डोमेन में बाय करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये मेरा डोमेन और ये मुझे बाय करना है, ठीक है। सही है। ठीक और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कौन से कैरेक्टर में करना है, .com में करना है, सही है। तो मैंने डोमेन का नाम .com और चेक करा, जी तो सर, यहाँ जी पर सर। आया कि भाई ये डोमेन जो है ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, तो ये अनअवेलेबल है, लेकिन इसके सिमिलर ये अवेलेबल है। तो हमने कहा कि भाई हम ये ले रहे हैं, $5 की प्राइसिंग आ रही है। तो हम ये डॉलर जब डोमेन खरीद लेंगे $5 जी का, तो ये हमारे पास AWS में Route 53 पे यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा और हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, एक जी तो सर। ये फायदा है। तो एक आपका सवाल आता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन अभी AWS पे मूव हो गई है, लेकिन उसने डोमेन कहीं और से बाय करा है, GoDaddy बाय करा हुआ है, ये वाला जो डोमेन है, या जी जी। किसी भी नाम चीज से बाय करा हुआ है। तो अब वो क्या करे, अब वो क्या AWS पे नहीं लग सकता। तो AWS ने आपको Route 53 जो सर्विस दी है, डोमेन के जरिए आपसे चार्ज करेगा। बाकी उसने ऑलमोस्ट काफी चीजें आपको फ्री दी है या बहुत कम पैसों में दी है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई आप अपना डोमेन वहां पर परचेज करें जहां से आपने करा। आप AWS आपको प्रोवाइड करता है एक और ऑप्शन, होस्टेड जोन की। ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, होस्टेड जी जोन, जी। DNS मैनेजमेंट। ठीक है। ये क्या होता है, जब भी आपके पास सिनेरियो होता है, कोई भी आपके पास डोमेन आता है, सही है। इन केस मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ आया में दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर नीचे कुछ, इन केस ये आपका डोमेन है, जैसे हमने बताया www तो हमने इसके साथ सब डोमेन लगाते हैं, वैसे एक्चुअली डोमेन ये होता है। तो मैं अपनी प्रोडक्ट का डोमेन लिख देता हूँ। ये मैंने डोमेन हमने लिख लिया, ठीक है। ठीक है सर। और यहाँ पर इसको भी दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं। तो ये आपका डोमेन होता है नॉर्मली। आप इसका टारगेट करते हैं, आपको शो हो रही होती है क्या चीज, एक वेबसाइट का पेज शो हो रहा था, कुछ भी आपको शो हो रहा था, ये समझ लें कि वेब पेज। ठीक है सर। आपके नजर हमेशा क्या आता है, इसके ऊपर एक वेब पेज नजर आता है। लेकिन ऑफिशियल सिनेरियो क्या चल रहा होता है इसके पीछे, आप मुझे कुछ बताएं कि क्या हो रहा होता है। ये Doubler.com अगर कोई हिट कर रहा है तो वेब पेज किस तरह से आ रहा है, क्या वो कहाँ कम्युनिकेशन जा रही है, कितने हॉप्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी बनती हुई इस पेज को शो करा रही है। सर ये जो पहले जो नाम है इसके पीछे जो है ना, वो एक किस्म का एक नंबर होता है, कोई भी डिजिट्स होते हैं पीछे, आईपी। ठीक है, तो सही है। अब जो सर्वर सर्वर नेम होता है, जिस तरह हमने नेम चिप से ले ली, एक डोमेन ले लिया, और हमने जो है ना उसको होस्ट कहीं और करना है, तो हम वहाँ पे जो है ना, जो डोमेन नेम सर्वर है वो अमेजोन के दे देंगे या कोई भी होस्टिंग वो हम दे देते हैं। तो वो वहाँ पे जाके पहले वहाँ पे रिक्वेस्ट की फाइल सर्वर जो रिडायरेक्ट है वहाँ पे जाएगा, वहाँ से जो है ना फिर जो फाइल्स जो रिक्वेस्ट हमने किए वो रिस्पॉन्ड करेगा। आप ये कह रहे हैं कि भाई ये मेरे पास मशीन है मेरी, सही, रेजिस्टेंस की मेरी आईपी होगी, मैं लोकल आईपी।
ये मेरी मशीन है। तो ये doppler.com जो है ये किसी पब्लिक आईपी की जा रहा है और पब्लिक आईपी किसी प्राइवेट आईपी को रीच कर रही है। अब ये कह रहा है जी ये तो ये पब्लिक आईपी है हमारे केस में और ये प्राइवेट आईपी है, सही है ना। बिल्कुल प्राइवेट बिल्कुल। आईपी हमारा स्टेंस है। तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये आपका ना एक नेम सर्वर होता है। हर डोमेन के साथ आपके पास एक नेम सर्वर होता है। तो नेम सर्वर में क्या होता है, आपके पास डीएनएस का एक रिकॉर्ड का टेबल आ रहा होता है, उसमें आप डीएनएस मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली डीएनएस नेम है आपका ये वाला। तो ये जी डीएनएस नेम के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, डीएनएस मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। तो आप क्या कहते हैं, ये डोमेन जो मेरा .com है, जब भी इसको कोई हिट करे तो ये पीछे इसके ये वाली आईपी है, यहाँ पर ट्रैफिक चले जाए। ये वाली आईपी आई क्या है, पब्लिक आईपी, ये आपने मैप करी है डिस्टेंस से। जैसे हम आपने किसी डिस्टेंस खरीदा पब्लिक डिस्टेंस, उसके बाद एक पब्लिक आईपी आ रही है। आप कहाँ गए, आप doppler.com जहाँ से आपने खरीदा वहां गया, उसके पेज पे गए, उसके डीएनएस मैनेजमेंट में गए, वहां पर आपने क्लिक करा, क्या ऐड करा, ए रिकॉर्ड ऐड करा। वहां पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है, आपने एंड बाय नेट करा, आपने ए रिकॉर्ड ऐड करा और आपने क्या करा, ए रिकॉर्ड में doppler.com के आगे ये आईपी दे दी। जब भी इस पर ट्रैफिक आएगा तो यहाँ फॉरवर्ड कर दिया और ये इससे रिलेटेड। तो इस नरी होगा। तो जो डीएनएस मैनेजमेंट होती है ना, तो ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, जहाँ से आपने डोमेन परचेज करा है। अगर आपने GoDaddy से परचेज करा तो उसका नेम सर्वर आप यूज कर रहे हैं। अगर आपने कहीं और से यूज करा है, परचेज करा तो उसका नेम सर्वर यूज। AWS आपको नेम सर्वर का भी फीचर देता है। वो कहता है अगर आपने कहीं से भी नेम सर्वर यूज कर रहे हैं तो आप क्या करें, डोमेन उसका यूज करें। आपके पास ऑप्शन है, आप नेम सर्वर मेरा यूज कर लें। मतलब जो डीएनएस की मैनेजमेंट है ना, रिकॉर्ड एड करना है, जी जी तो ये वाला जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ये इसको इसको रिडायरेक्ट करना है एक टेबल के अंदर। डीएनएस ठीक है। टेबल मैं आपको दिखाया था, इस तरह का टेबल होता जी जी बिल्कुल। है। ये नहीं होता दूसरा। हम्म, ये तो दूसरा टेबल आ रहा है। हाँ, ये देखिए। सही है। इस तरह का डीएनएस टेबल होता है। उसमें क्या करना था, आपका ऐड का बटन होता है। जैसे आप ऐड करते हो आपसे पूछता है कौन से टाइप को आप ऐड करना चाहते हैं। आपके पास नेम सर्वर का ऑप्शन मौजूद है, एनएस एमएक्स का ऑप्शन मौजूद है, सी नेम का ऑप्शन मौजूद है। तो आपके पास ऑप्शन होता है ए रिकॉर्ड का। तो आपने क्या करा, आपने ए रिकॉर्ड ऐड करा। आपने बोला भाई इस आईपी को मुझे टारगेट करना है, सही। ठीक है सर। टीटीएल होता है टाइम टू लीव। टाइम टू ठीक। लीव क्या होता है कि इसको मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। फिर टीटीएल होता है, फिर वो क्या करेगा, इसको आपने क्या बताया, आप आपका कुछ भी शुरू में प्रीफिक्स नहीं दिया, या आपने क्या दे दिया, यहाँ पे @ दे दिया। तो ये क्या करेगा कि आपको वो पास ये डोमेन इस आईपी में मैप कर देगा। तो ये डीएनएस टेम्पलेट कहाँ बना होगा, जहाँ से आपने डोमेन खरीदा है उस डोमेन के पास वो आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे भी आपने डोमेन परचेज करा है, डीएनएस मैनेजमेंट। उसको दूसरे नाम को हम बोलते हैं होस्टेड जोन। वो आपको जी एक जी जी होस्टेड जोन प्रोवाइड करेगा जो आपके डोमेन के रिप्लेस के अंदर होस्टेड जोन रखा हुआ होगा, ठीक है। ठीक है सर। सर इसमें अगर हम कोई प्रैक्टिकल यानी कि अभी नहीं बाद में कोई इस तरह प्रॉपर जो होस्टिंग हम कर लेना एक वेबसाइट की, कोई भी स्टैटिक वेबसाइट हो, तो फिर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हम AWS पे। ठीक है, वो जरूर करेंगे। सही, तो आपको ये समझ में आ गया कि आप जहाँ से भी डोमेन बाय करेंगे तो वो आपको जी क्या करेगा, एक होस्टेड जोन देगा या नेम सर्वर देगा या डीएनएस मैनेजमेंट देगा, कुछ भी आप नाम कह सकते हैं। वहां पर आपको क्या फायदा होगा कि आपके डोमेन के नाम के ऊपर एक टेबल रखा होगा। उस टेबल में आप जो भी आईपी ऐड करेंगे ना, और यहाँ पे उसका नेम बताएंगे, जैसे कि जी जो भी, तो उसको ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, सही है। तो वही बिल्कुल फीचर आपको बिल्कुल। एडब्ल्यूएस भी देता है। वही ठीक फीचर आपको एडब्ल्यूएस भी देता है कि एडब्ल्यूएस कहता है कि आप हॉटस्पॉट जोन मेरे पास क्रिएट कर लो। ठीक है। यानी कि डोमेन हमने कहीं और से लिया है तो हम होस्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं। नहीं, होस्टिंग नहीं, होस्टेड जोन नेम का, नेम सर्वर का। होस्टिंग क्या होगी, अच्छा। होस्टिंग तो आपकी साइट चल रही है ना ऑलरेडी, तो जी जी साइट की जी जी। होस्टिंग तो अलग होगी। ये आपको बाय डिफॉल्ट डोमेन प्रोवाइडर देता है। लेकिन अगर आप चाह रहे में सारी मैनेजमेंट एक पेज पे चाहिए, डोमेन तो मैंने कहीं और से बाय करा हुआ, एडब्ल्यूएस से तो बाय नहीं करा हुआ, तो आप ठीक खाली है। इसकी डीएनएस मैनेजमेंट ले लें। या आपसे चार्ज करेगा $0.1 है, $1 है या $0.5 है, इससे कुछ प्राइसिंग है एडब्ल्यूएस। 0.5 चार्ज करेगा।
नहीं तो लगेगा, रिजॉल्व करने की चार्ज करेगा, इसका चार्ज करेगा। तो क्रिएट होस्टेड जोन आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है सर। यहाँ पे आप उसका नाम बताएं, जैसे डोमेन का नाम क्या है मेरे, क्योंकि होस्टेड जोन ना किसी डोमेन के बिहाफ पे क्रिएट हो रहा है। जैसे अगर मेरा डोमेन का नाम टॉपले है तो टॉपले.com के बिहाफ पे मैंने होस्टेड जोन दिया, डिस्क्रिप्शन डाली, मैंने बताया ये होस्टेड जोन मेरा पब्लिक है या प्राइवेट, दोनों ऑप्शन मौजूद है। मैंने कहा भी पब्लिक है। अगर इन केस ऑफ पब्लिक में क्या होगा कि इसकी जो इंटरनेट पर मिल रहा हो आपको नजर आ रहा होगा और प्राइवेट में क्या होगा कि आपके लोकल वीपीसी के अंदर अंदर चल रहा हो या आउटसाइड अवेलेबल नहीं होगा, जिसके बाद आपके वीपीसी का एक्सेस है तो सिर्फ उसी को ये जोन नजर आ रहा हो। सही है, समझ रहे। मतलब और शॉर्ट में आप ये समझ लें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्राइवेट, बिल्कुल ही प्राइवेट हॉस्टेड जोन है जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटरनल आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं और उसके साथ सारी सिनेरियो परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी दुनिया को नहीं है अवेलेबल। बाकी दुनिया का लेवल नहीं है। अभी क्या होगा, अभी मैं डॉपलेट.com यूज करूंगा ना, तो ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेट को ओवर हिट करेगा। तो ये मुझसे जी क्या कहेगा कि भाई डॉपलेट.com तुमने यूज कर लिया, जी। लेकिन अब जाओ जहां से आपने बाय करा है ना उसको मेरे से लिंक करवाओ। सही है ना, एग्जैक्टली। जी जी जाहिर सी बात है, क्योंकि वो कहीं और से लिंक हुआ होगा, वो तो आपको नहीं जानता। तो ये तो आप जी। क्या करेंगे, आप ड्यूरिंग क्रिएशन ही, जस्ट लाइक मैंने अगर क्रिएट होस्टेड जोन कर लेगा, अभी मैं कर नहीं रहा वैसे, तो ये आपसे बोलेगा कि आपके जो भी नेम वो है ना डोमेन प्रोवाइडर, जस्ट लाइक मैं अपना कोई डोमेन प्रोवाइडर दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक मैंने यहाँ से बाय करा। मैं अपने बाद लॉगिन। कोड नहीं मिल रहा है।
ये मेरे पास अपनी रिकॉर्ड में है। ये मेरे पास भी नेम चिप होस्टिंग है। ये रिकॉर्ड नहीं भेजा मुझे। लॉगिन नहीं हो रहा सर। 2 फैक्टर उसमें लगा हुआ था, तो 2 फैक्टर मुझे याद नहीं है, लेकिन ना मोबाइल पे उसने कोड भेजना था, ईमेल पे तो भेज दिया, मोबाइल पे अभी तक भेज ही नहीं रहा, नंबर दूसरा नहीं डाला हुआ। चलो फिलहाल इसको मैं बहुत देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में बता रहा था कि अब मैं क्या हुआ कि मैं इस तरह दिखा देता हूँ कि कुछ स्क्रीनशॉट हमें नजर आ जाए। नेम सर्वर के आपको हैंड आ रहा है, क्योंकि एक स्क्रीनशॉट नजर आ जाएगा जो सामने जाएगी। स्क्रीन दिखा देता हूँ। नेक्स्ट टाइम ना मैं अपना कोई ना कोई डोमेन ना जो बाय करा हो, जी जी क्लाइंट साइड के ज़्यादातर कोई एक्स्ट्रा हुआ ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे इसके बाद ना AWS की साइट चल रही थी, देखें ये जी पब्लिक है फिलहाल, तो उसने क्या करा, ये देखिए DNS मैनेजमेंट पे गया है राउट 53, ठीक है। सो उसके बाद पहले तो 6 जून बने हुए, हमारे पास तो 0 आ रहा है। तो जब आप जून क्रिएट कर देंगे ना, तो आपके पास इस तरह से जून आपको नजर आ रहा होगा। नजर किस नाम से आ रहा होगा? डोमेन के नाम से, क्योंकि आपको हमेशा जोन ना डोमेन के नाम से क्रिएट करना है, किसी और नाम से नहीं करना। तो उसी से वो ठीक। आपके डोमेन को पहचानेगा कि ये आपका डोमेन। तो इसने जैसे कि ये वाला डोमेन एड करा हुआ webdev.training, ठीक है। तो यहाँ पर ये गया, तो यहाँ पर इसको नजर आ रहा है, देखें यहाँ पर ना वैल्यूज नजर आ रही है, इसको डिफॉल्ट वैल्यू क्या नजर आ रही है? NS 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 NS। जी ये जी जी क्या है? ये आपका नेम सर्वर की लोकेशन है, सही है। आप बिल्कुल। क्या करें, आपने जहाँ से डोमेन बाय करा हुआ है ना, जहाँ से हम्म। भी बाय करा हुआ है, जैसे इनकेस मैंने प्रोडक्ट बंद से करा हुआ, तो ये नेम सर्वर की लोकेशन किसकी? AWS के DNS की है। तो मैं ना AWS के DNS यहाँ से सारे कॉपी करूंगा, चारों वैल्यू, और अपने नेम वहाँ सर्वर के पास जाऊंगा, अपने डोमेन प्रोवाइडर के पास, उसके पास नेम सर्वर भी लगे हुए हैं, उसके बाद भी एक ऑप्शन होगा नेम सर्वर का, उसमें मैं जाऊंगा ना, इसी तरह की 2-3 वैल्यू ऐड हुई है, वो होंगी ठीक उसकी है। अपनी। मतलब ये समझना थोड़ा देर के लिए, क्या ना, ये है प्रोवाइडर, हमारा प्रोवाइडर है, कौन सा है? GoDaddy ठीक। है। GoDaddy ने अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है पूरा, किसका लगाया हुआ है? नेम सर्वर्स का। तो उसको पता है, कोई मुझसे डोमेन बाय करेगा तो नेम सर्वर मेरा यूज करेगा, और क्लाइंट को क्या पता नेम सर्वर क्या होता है, वो बोलेगा भाई पूरी चीजें मुझे प्रोवाइड करो, ठीक। उसके यहाँ पे नेम सर्वर लगे हैं, नेम सर्वर की उसकी किस तरह की आईपी है, जैसे कि ns.godaddy.com, इस तरह की ns2.good इस तरह। ठीक। ठीक है। तो ये NS1 कर देते हैं, एक NS2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये जी GoDaddy का नेम सर्वर है। सर, ये AWS ने मैंने भी किया हुआ है। ठीक है। जैसे AWS ने भी अपने नेम सर्वर बनाए हैं। AWS जी ने क्या करा भाई, मेरे नेम सर्वर भी हैं, AWS की नेम सर्वर के जो भी आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा इस तरह से। जब आप सर AWS में क्रिएट कर लेंगे ना, जी जब आप होस्टेड जोन क्रिएट कर लेंगे, तो वो आपको हाँ, यहाँ अपने पास ना AWS की नेम सर्वर की लिस्ट दिखा रहा है, 4 जो उसने दिखाया है। आप ये क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, ठीक। ठीक है। कॉपी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या आ रहा होगा, AWS DNS AWS.com, ठीक। AWS तो फिर AWS है, थोड़ा सा सेपरेट रखता है, ns.com और ns.org। तो ये सर AWS के आपने, जी बोले। ये शो कहाँ पे होंगे? होस्टेड जोन में ये जो AWS की नेम सर्वर है ना? GoDaddy पे जाएंगे तो GoDaddy के होस्टेड जोन में शो होंगे, AWS पे जाएंगे AWS के होस्टेड जोन में शो होंगे। अब ठीक आपने है। कहाँ से डोमेन खरीदा? आपने खरीदा GoDaddy से, है ना, आपने AWS से नहीं खरीदा। तो जी जी GoDaddy ना आपको क्या कर रहा होगा, आपको ना आपका पूरा एक चार्ट दिखा रहा होगा, जहाँ पे आपकी पेमेंट आ रही होंगी, डोमेन नेम आ रहा होगा, पेज नजर आ रहा होगा। तो इस पेज पे क्या आ ठीक। रहा होगा? डोमेन का नाम आ रहा होगा, भाई ये डोमेन है,
सही है। और क्या नजर आ रहा होगा, पूरा आपको समझने चार्ट नजर आ रहा होगा। सही है। और क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा भाई, ये आपका डिफॉल्ट नेम सर्वर है। सही है। तो ये बताएं AWS डिफॉल्ट नेम सर्वर कौन सा दे रहा होगा, ये वाला दे रहा होगा और GoDaddy यही दे रहा होगा ना, अपना वाला। तो उसको पता है अपना मेरा वाला जो है। अपने पास, मेरे पास कोई अगर आके खरीदेगा तो उसको थोड़ी पता है नेम सर्वर कहाँ से लेना है, वो खुद प्रोवाइड करेगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप इसका नेम सर्वर के बजाय इसका वाला नेम सर्वर यूज करें। आपने क्या ठीक। करा, आप AWS पे गए, आपने होस्टेड जोन क्रिएट करा। होस्टेड जोन डोमेन के नाम से क्रिएट करना है, पब्लिक क्रिएट करना है, प्राइवेट नहीं करना। ठीक, जब आपने क्रिएट कर लिया तो आप गए, आपके पास आपको इस तरह का पेज नजर आ रहा है। सही, अपने पास होस्टेड जोन देखें सिलेक्ट हुआ हुआ। तो AWS के आपने सारे ये नेम सर्वर के नाम कॉपी करे और आप कहाँ गए, अपने प्रोवाइडर के पास गए, उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू है ना नेम सर्वर की, वो ये डली हुई होगी। ये हटा के आपने क्या करनी है, अपनी वाली डाल देनी। इससे क्या होगा, और जब भी GoDaddy पे इस www.com पे ट्रैफिक आएगा, वो किसके पास भेजेगा, वो AWS के पास भेजेगा कि इसको रिजॉल्व करो, ठीक है इसको सर। रिजॉल्व करो, रिडायरेक्शन, क्योंकि मैनेजमेंट इसके पास है। खरीदा आपने यहाँ से, मैनेजमेंट इसके पास है। पहले क्या था, खरीदा यहाँ से था तो मैनेजमेंट इसके पास। इससे चेंज होगा नेम सर्वर से। तो आपने डिफॉल्ट नेम सर्वर की वैल्यू इसके बजाय इसकी हटाई और इसकी डाल दी, तो मैनेजमेंट इसके हाथ में चलेगी। अब मैनेजमेंट इसके हाथ में चलेगी, अब देखेंगे नजर आ रही है। तो ये देखें ये क्या करते हैं, ये ऑलरेडी उन्होंने एलियास ऐड करा हुआ। मेरे पास कोई नेम सर्वर होता ना, मैं आपको दिखा दूँ। जी। सो इसी तरह का देखें, उसमें टाइम टू लाइव पे आ रहा था। टाइम टू लाइव क्या होता है, टाइम टू लाइव ये होता है कि आपके पास सिनेरियो होता है कि किसी ने कोई भी वर्ल्ड वाइड किसी ने भी इस डोमेन को अगर हिट करा www.com पे, तो रिजॉल्व करने कहाँ जाएगा, आपके DNS के पास जाएगा, नेम सर्वर के पास जाएगा, है ना। जी। तो आपका नेम सर्वर रिजॉल्व करेगा, फिर www.com के पीछे क्या है, ये वाली आईपी लगी हुई है ना, इस डोमेन के पीछे ये वाली आईपी लगी हुई है। तो किसके पास जाएगा, ये रिजॉल्वर के पास जाएगा बार बार। रिजॉल्वर क्या करेगा, इसको रिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि इसके दरमियान में क्या होगा, DNS का रिजॉल्वर होगा, है ना। जी। जी। DNS रिजॉल्वर होगा, नेम सर्वर लगा होगा, ये पहले इसके पास जाएगा, ये रिजॉल्व करके इसको यहाँ भेजेगा। दुनिया भर से कितने भी आपके पास ट्रैफिक आएंगे ना, www.com में जो भी हिट करेगा, ये क्या करेगा, अपना DNS ना फाइंड करेगा, भाई कौन है www.com, कौन है कौन है। तो इनको उसको मिलेगा www.com जो है ये वाला है, तो ये फिर उसके बाद भेजेगा। जो भी आएगा ये क्यूरी चलाएगा, जो भी आएगा ये क्यूरी चलाएगा। तो इसके पास क्यूरी का लोड इतना होता है कि हर वक्त कोई ना कोई डोमेन पे हिट कर रहा होता है दुनिया से, है ना। तो अगर कोई सेंट्रल लेवल पर DNS लगे हुए तो कितना हैवी लोड हो रहा होगा ना इनके ऊपर। तो ये लोग क्या करते हैं, TTL को यूज करते हैं, बोलते हैं भाई आपने www.com लगा दिया, इसके पीछे ये वाली आईपी सबको पता है ना, ये चेंज नहीं बिल्कुल। होनी। इन जी। फ्यूचर आप चेंज कर लें, तो आपको ये फिक्स भी नहीं करनी कि भाई सारे लाइफ टाइम इसके ऊपर ये फिक्स कर दो। तो ये क्या जी। करता है, या फिर टाइम टू लाइफ की एक वैल्यू ले लेता है, इतने टाइम तक ये लिव रहेगा। तो एक बार www.com पर हिट गया, इसको पता लगा भाई इसके पीछे ये आईपी है, सेकंड टाइम कोई भी आएगा ना हिट लेके, ये हम्म। डायरेक्ट इसको पास भेज देगा, डायरेक्ट इसके पास भेज देगा, डायरेक्ट इसके पास भेज देगा। ये रिजॉल्व नहीं करेगा एक्स्ट्रा। लेकिन इसकी ना एक टाइम होगा, 12 घंटे, 24 घंटे, 3 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 60 मिनट, उस टाइम तक ये करता रहेगा। वो टाइम जैसे कंप्लीट होगा ना टाइम टू लीव, ये हम्म। सेकंड टाइम से रिजॉल्व करेगा। फिर उसको पता लगेगा कि ये वाली आईपी, फिर ये आपको ठीक। जैसे आपने टाइम टू लीव दिया हुआ, यहाँ पे कितना दिया हुआ, 3600 दिया हुआ। ठीक। ठीक है, तो ये आपने 3600 दिया हुआ। तो जैसे ही 3600 का पीरियड पूरा होगा आपका, तो ये क्या करेगा, ये दोबारा से रिजॉल्व करेगा। फिर 3600 के पीरियड के दरमियान ही डायरेक्ट रिडायरेक्ट करता रहेगा, डायरेक्ट रिडायरेक्ट करता रहेगा। जैसे ही पीरियड पूरा होगा, ये दोबारा से रिजॉल्व करेगा। तो रिजॉल्वर को क्या बच जाता है, क्यूरी चलाने का वक्त बच जाता है। सिर्फ वो एक बार क्यूरी चलाता है, उसके बाद वो टाइम टू लीव में वक्त गुजारता है। तो ये टाइम टू लीव होता है। जब आप क्विकली जस्ट लाइक R&D कर रहे हैं, जब लाइक आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि आपका डोमेन नेम क्विकली चेंज हो रहा है, हर 1-2 घंटे में आप चेंज कर रहे हैं, कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, टाइम टू लीव की वैल्यू कम कर देते हैं, ताकि वो रिजॉल्वर अपने पास सेव करके ना बैठ जाए कि आप चेंज करते हैं ये वाली के बजाय ये वाली करते हैं रिप्लेस में। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा हूँ, वो पहले वाली के पास ही ट्रैफिक भेज रहा हूँ सारा। आप परेशान हो जाए कि भाई ये तो मेरा ट्रैफिक ही नहीं जा रहा, है ना। हम्म।
जी तो आप क्या करेंगे, टाइम टू लिव की वैल्यू कम कर लेंगे ताकि जैसे इसका टाइम टू लिव कंप्लीट हो उसके बजाय इसको रिजॉल्व करें। ठीक है। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि भाई मेरा केस है कि टाइम टू लिव में तो जाना ही नहीं है, कि मेरे पास तो अगले 2 साल तक ये आईपी नहीं गिननी, तो आपका टाइम टू लिव एटलीस्ट 3 दिन का लगा दिए कि भाई हम्म, वैसी कौन सा चेंज होनी है। ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन मौजूद है। डीएनएस टेबल की अब बात करते हैं। जब आपने इन केस आपने क्या करा है, डब्ल्यूएस को हॉर्सेस जोन बना दिया और उस हॉर्सेस जोन पे का जो डीएनएस है वो जाकर अपने नेम सर्वर को प्रोवाइड कर दिया, गोडीडी को प्रोवाइड कर दिया कि भाई ये हम्म, डिफॉल्ट जो है मेरा ये वाला है। अब आप यहाँ से पूरी मैनेजमेंट देखेंगे, आपके पास क्या आएगा, डीएनएस टेबल आ रहा होगा इस तरह। जी आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, अपनी आईपी का ये सब ऐड कर सकते हैं, सीनेम ऐड कर सकते हैं, और भी जो भी आपको ऐड करना आप कर सकते हैं। आपके पास पूरा टेबल आ रहा हो। आप क्या करेंगे, जैसे कि मेरा EC2 स्टैंस है या लोड बैलेंसर है, तो मैं क्या करूंगा, EC2 स्टैंस की आईपी डालूंगा एनएम में। सही है। और क्या करूंगा, उसको डायरेक्ट कर दूंगा। अगर मुझे कोई सब डोमेन लगाना है तो यहाँ नेम की जगह पे ना मैं क्या करूंगा, कोई सब डोमेन लगा दूंगा। जैसे ये लगा दूंगा कि contact.wia.com, तो यहाँ नेम की जगह मैं कॉन्टेक्ट लिखूंगा और यहाँ पे मैं आईपी लिखूंगा और टाइम टू लिव देके ऐड कर दूंगा, तो ये सब डोमेन लग जाएगा। कुछ ही लिखूंगा तो ये सब डोमेन नहीं लगेगा, सिंपल डोमेन लगेगा। तो सही अगर मेरे पास केस आता है, केस क्या आता है, जैसे कि www लगाना है मुझे अपने साइट, तो मैंने www का सब डोमेन ऐड करा और आगे इसको आईपी दे दी। ठीक है। मेल सर्वर देना है तो मैंने मेल का ऐड करा, आगे आईपी दे दी। अब दो केस होते हैं, आप लोगों ने नोट करा होगा, जब आप EC2 बनाते हैं तो आपको दो चीजें देता है, एक डीएनएस नेम दे रहा होता है और एक आईपी दे रहा होता हम्म, जी है। जब आप ए रिकॉर्ड ऐड करेंगे ना तो आप यहाँ पर आईपी प्रोवाइड करेंगे। सही है, आप डीएनएस नेम नहीं देंगे। लेकिन अगर आप बनाते हैं AWS पे लोड बैलेंसर, तो आपने नोट करा है लोड बैलेंसर पे वो आईपी तो नहीं दे रहा होता, पब्लिक डीएनएस ही दे रहा होता डायरेक्ट। नोट करा है। जी पब्लिक डीएनएस हाँ। तो डीएनएस यहाँ पे कैसे ऐड होगा, ए रिकॉर्ड तो सिर्फ आईपी लेता है, डीएनएस नेम नहीं लेता। सर ये पब्लिक डीएनएस वो तो चेंज नहीं होता हर बार। नहीं, लोड बैलेंसर का तो एक ही रहेगा ना। हाँ ठीक है, लोड बैलेंस वैसे ही। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ए रिकॉर्ड जब भी आप ऐड करेंगे ना, ये सिर्फ आईपी आपसे लेगा, ये कभी भी आपसे नेम नहीं लेगा। ये बोलेगा भाई मुझे आईपी दो तो मैं सेव करूंगा, और नहीं आपको इनवैलिड दे देगा। तो फिर हम किस तरह से लेके आएंगे। तो सिनेरियो बन सकता है क्या है, हमको जबरदस्ती आईपी जनरेट करानी, तो डीएनएस सर्वर हमें एक और ऑप्शन देता है सी नेम का, क्रॉनिकल जी नेम। इससे हमें क्या फायदा होता है कि इन केस आपके पास आईपी नहीं है, आप बोल रहे हैं मेरे पास तो डीएनएस ही है, मतलब डीएनएस को मैप डालो दूसरे डीएनएस से, तो ये बोलता है आप ए रिकॉर्ड ऐड नहीं करोगे। ए रिकॉर्ड होता है सिर्फ सिर्फ IPv4 के लिए, IPv4 जो हम यूज करते हैं। अगर आपको डीएनएस टू डीएनएस मैप करना है तो आप यूज करेंगे सी नेम, जिस तरह यहाँ हुआ हुआ। अगर किसी को ये ऐड करना था VNA.F.com, तो उसने क्या करा, उसने सी नेम ऐड करा। जिसको आईपी ऐड करनी थी उसने क्या ऐड करा, ए नेम ऐड करा। तो आपने क्या करेंगे, जब भी आपके पास डीएनएस का नेम आ रहा होगा सी नेम ऐड करेंगे, जब भी आपके पास आईपी आ रही है आप ए रिकॉर्ड ऐड करेंगे। सही है। सही है। सब डोमेन आपकी चॉइस है, अगर हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो सब डोमेन बन जाएगा, नहीं लिखेंगे तो सब डोमेन नहीं बनेगा। जैसे उसने वेब मेल का सब डोमेन बनाया, मेल का बनाया, www का बनाया, इसने स्टेरिक दे दिया कि सारे डोमेन के ऊपर ये वाली आईपी जा रही है सिवाय इसके। सही है, क्योंकि ये सब डोमेन बन गया और ये उसने खाली छोड़ दिया, तो मतलब यहाँ भी यही वाली जा रही है। सही है सर। ये अमेजोन खुद से EC2 खुद से एक वो स्टैटिक आईपी हमें नहीं देता जब हम बनाते हैं। मतलब EC2 जो देता है स्टैटिक आईपी देता है, जी लेकिन एक वो प्रॉब्लम चेंज। होती है ना, जी हम EC2 स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे उससे वो जो है चेंज हो जाती है। हाँ हाँ ये बात तो है। तो वो हमें एक और प्रोवाइड करता है इलास्टिक आईपी अमेजोन, तो उससे क्या फायदा होता है, आईपी सबकी सेम देती है ठीक ठीक इलास्टिक आईपी, लेकिन टोटल ना 5 होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो इलास्टिक आईपी हमारी जगह यूज नहीं कर सकते। सही है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, फायदा तो कुछ नहीं हुआ अमेजोन पे डीएनएस लाने का। बात तो वही है, आप तो पब्लिक आईपी यूज कर रहे हैं। मतलब अगर आपको यहाँ पर सीनेम ऐड करना ही था तो आप तो GoDaddy पे ही ऐड कर लेते, आपको यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी, आप यहीं तो सीनेम ऐड कर लेते।
बिल्कुल ऐड करना ही था तो आप यहीं ऐड कर लेते, आपको यहाँ आने का फायदा क्या हुआ? सिर्फ यही फायदा होगा कि मैनेजमेंट एक पेज पे आ गई सारी, अलग से कोई डैशबोर्ड लॉगिन करने की जरूरत नहीं। और क्या फायदा होगा? वैसे आपको फायदा होना क्या चाहिए? AWS को चाहिए कि भाई यहाँ पर मुझसे पब्लिक आईपी नहीं पूछे, बल्कि अपना एक और फीचर बनाए, बोले भाई आपको क्या ऐड करना है मैं ऐड करूँ, बोले मेरा कोई सर्विस ऐड कर दो यहाँ। उससे क्या होगा, जैसी कोई इस डोमेन पे हिट आया वो सर्विस के बाद ले जाए डायरेक्ट। ऐसा होना चाहिए ना, AWS में सर्विस बेस्ड है ना। जी सर, मतलब ये रिपीट कर दे। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा होना चाहिए कि डीएनएस में ना ए रिकॉर्ड सीनेम ये तो सब तो डिफॉल्ट चीजें ना, तो होती हैं। एडब्ल्यूएस ठीक को है। एक फीचर ऐड करना चाहिए कि भाई अगर मेरे पास कोई आ रहा है और मेरा डीएनएस यूज कर रहा है, तो मैं उसको प्रोवाइड करूंगा फीचर कि मेरी किसी सर्विस को रिडायरेक्ट कर दे बजाय आईपी बताए। जी जैसे जी। कि मेरा EC2 है या मेरा लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर की बात करते हैं, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मेरे पास आ रहा हूँ सिलेक्ट सर्विस, मैं सिलेक्ट करूँ, मेरे पास लोड बैलेंसर की लिस्ट आ रही हो, मैं कोई भी एक लोड बैलेंसर चूज कर लूँ, आईपी नहीं डालूं, क्योंकि मैं तो ठीक है। AWS पे ही हूँ ना, मुझसे वो अलग से क्यों आईपी पूछ रहा है, मुझसे वो सर्विस का नाम पूछ ले, है ना। जी जी होना चाहिए। बिल्कुल। तो AWS ने आपको इस तरह का फीचर दिया है एलियास के नाम से। जब आप रिकॉर्ड एड करेंगे ना, वो आपसे पूछेगा ए रिकॉर्ड, सीनेम, एमएक्स, एनएस, जो भी, TXT। एक और ऑप्शन आपको वहां नजर आ रहा है एलियास। जब आप एलियास पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आपसे पूछा भाई सब डोमेन लगाना है, आप बोलेंगे नहीं सब डोमेन लगाना है या नहीं लगाना, लेकिन वो आपसे कंटेंट में ना आईपी या डीएनएस नेम नहीं पूछेगा, वो आपसे क्या पूछेगा, आप कौन सी सर्विस सिलेक्ट कर रहे हैं। आप ठीक। बोलेंगे मैं लोड बैलेंसर यूज कर रहा हूँ, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सारे लोड बैलेंसर की लिस्ट आ जाएगी, जो आपने बनाया है, जिसको आपको टारगेट करना है उसको आप टारगेट करके एंटर करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट आपको उस डोमेन उस सर्विस से रिडायरेक्ट कर देगा। AWS का ये फायदा है, एलियास बन जाएगा। लेकिन समझ। इसने क्या करा था, इसने एलियास ऐड करा था, अभी जो हमारे सामने नजर आ रहा है, ये देखो इसने क्या ये यूज करा हुआ है, ए रिकॉर्ड यूज करा हुआ है, एनएस रिकॉर्ड यूज करा हुआ है, सही है। ये देख, मैं आपको कुछ अच्छा दिखाया था। ठीक है ना, एलियास के पीछे भी ना वो सीनेम और ए रिकॉर्ड ऐड कर रहा होता, लेकिन आपको फायदा क्या होता है, डायरेक्ट सर्विस को रिडायरेक्ट करने का। ठीक। ठीक है, उन्होंने भी वही प्रैक्टिस बताई हुई कि आपने क्या करा, आप अपने डीएनएस पे गए, आपने सिलेक्ट कर सकते हैं ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड का मतलब होगा IPv4 और ट्रिपल ए भी होता है, 4 बार है, अगर आपको IPv6 प्रोवाइड करनी है, सही है। आपके पास अगर इलास्टिक बीन क्लाउड फ्रंट के लिए, और आप इलास्टिक बीन स्टॉक यूज करें तो आपको ए रिकॉर्ड का ऑप्शन मौजूद होता है, सही है। अगर आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज कर रहे हो, एलियास देखें, क्रिएट एलियास हो रहा है, जी क्रिएट एलियास रिकॉर्ड जैसे आप करेंगे ना, तो ये सर्विस के आपके पास लिस्ट आ रही होगी, कौन सी सर्विस को आपको टारगेट करना है, सही है। आपने क्या कहा, आपने बोला मुझे क्लाउड फ्रंट को टारगेट करना है, तो ये उसके पीछे इन दोनों में से कोई एक चीज टारगेट कर रहा होगा, ए रिकॉर्ड या 4 बार ए वाला रिकॉर्ड, मतलब IPv6 या IPv4। अगर आपने यहाँ टारगेट में एलियास में सिलेक्ट करा कि फिर मुझे टारगेट करना है इलास्टिक बीन स्टॉक, तो वो IPv4 पे जा रहा होगा। अगर आपने टारगेट करा मुझे लोड बैलेंसर टारगेट करना है, तो वो क्या कर रहा होगा, या तो ए रिकॉर्ड या IPv6 सेट कर रहा होगा। अगर आपने वहां पे सिलेक्ट क्लिक करा मुझे Amazon S3 पे जाना है, तो वो आपको ए रिकॉर्ड एड कर रहा होगा। और आपने API गेटवे का यूज करा तो भी ए रिकॉर्ड पे, VPC एंड पॉइंट का भी ऑप्शन मौजूद होगा जब आप एलियास से जाएंगे, तो वो भी ए ठीक। रिकॉर्ड पे। ग्लोबल एक्सीलेटर का भी ऑप्शन मौजूद होगा, वो भी ए रिकॉर्ड। एक और ऑप्शन है अनदर रोड 53 रिकॉर्ड इन द सेम होस्टेड जोन। एक और फायदा है, कोई बना बनाया रिकॉर्ड को आप टारगेट कर लेंगे बाय एलियास, हम्म। ठीक है।
तो इस तरह से एलियास बन रहा हुआ है, सारी इसमें वैलिडेशन दिखाई भी आपको किस तरह से बन रहा हुआ। तो अब मैं कोई आपको पिक्चर में ही दिखा देता हूँ बनती हुई। मेरे पास नहीं है अभी, मैंने आपको बना के दिखाया था ऐसे भी चला के। अगर हमें टाइम मिलता है ना किसी क्लास में हम ये भी बना के देखेंगे, सही है। ये सर ये पूरा एक देख लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा अगर डोमेन होता है। डोमेन लेके देखेंगे, सही है। तो AWS पे आपने जाके सबसे पहले क्या क्या करना है, मुझे स्टेप बताया मुझे। सबसे पहले आपके पास कोई डोमेन प्रोवाइडर है जो या तो AWS है या थर्ड पार्टी। अगर AWS है तो सारी जिंदगी आसान है, तो आपको ये डिफॉल्ट वाला सर्वर ऐड नहीं यूज नहीं करना, जरूरत वो नहीं है। बाय डिफॉल्ट AWS ही रख के बैठा होगा। तो बिल्कुल। हाँ, उसको हम चेंज करके कहीं और ले जा सकते हैं, वो हमारा अपना कैसे हुआ। और अगर कोई और प्रोवाइडर है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले AWS पर होस्टेड जोन क्रिएट करेंगे। होस्टेड ठीक जोन है। में आप नाम किसका देंगे, अपने डोमेन का नाम देंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन होगा कि आप कोई भी रिकॉर्ड ऐड करेंगे जो आपकी सर्विस को टारगेट करे। तो आपके पास ए रिकॉर्ड ऑप्शन मौजूद है, IPv6 का ट्रिपल ए रिकॉर्ड है। फिर आपके पास TXT होगा, मल्टीपल होंगे, CNAME होगा फॉर द इंग्लिश लाइक, मतलब ये DNS नैम। एक ठीक और है। ऑप्शन होगा आपके पास एलियास का, जो एलियास पे जाएंगे तो आपके पास आ रही होंगी सारी लिस्ट AWS की, कि इन सर्विस को आप टारगेट कर सकते हैं। जिसको भी आप टारगेट करेंगे उसका नाम पे तो डायरेक्ट उसको रिडायरेक्ट कर देंगे, सही है। सही। ठीक है। एलियास आपके पास एक सबसे बेहतर ऑप्शन होगा इस सिनेरियो में। और हम क्या कहते हैं, CNAME की मैं बात कर रहा था कि हमने क्या डिस्कस करा, अगर आईपी होगी, अगर आईपी होगी तो हम क्या करेंगे, हम CNAME यूज करेंगे या ए रिकॉर्ड यूज करेंगे। बताए कौन सा रिकॉर्ड ऐड करेंगे। ए होगा, CNAME होगा। सीनियर। आईपी के बदले में क्या होगा, IPv4। बताए। IPv4 सर इसकी सही वो नहीं हुई, ये सीनेम और डबल है ट्रिपल है। देखें मैं तो आ रहा, जब भी आप रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो ना, जी, ये रिकॉर्ड और ऐड का मतलब क्या है सर, कि रिकॉर्ड हम ऐड करें? DNS का रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है। सही है। ये हमारा हो गया, रिकॉर्ड हो गया। तो ये हमारा डोमेन हो गया, सही है। सब डोमेन का नेम है वो। आपने क्या करा, आपने यहाँ पे नेम क्या डाल दिया, @ डाल दिया, मतलब कुछ नहीं है। ये जी। @ मतलब जो डिफॉल्ट हो जा रहा है, या आपने क्या करा, आपने यहाँ पे खाली छोड़ दिया। ठीक। ठीक, खाली छोड़ के आपने क्या करा, IPv4 दे दी, जो अभी हमने देखा, अभी हमने देखी थी ना पिक्चर, ये कंटेंट TTL। तो हमने क्या करा, हमने कंटेंट दे दिया और हमने क्या करा, हमने TTL दे दिया। TTL दे दिया हमने, 12 घंटे का, 10 घंटे का बना दिया हमने, हमने 12 आवर्स, ठीक है। जी। नेम की जगह मैंने कर दिया, कुछ भी नहीं करा। ये सिनेरियो परफेक्ट है, सही है। इस तरह का रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। जी। नेम। अगर मेरे पास यहाँ पर IPv4 नहीं है, बल्कि मेरे पास क्या है, DNS नेम है। जी। DNS नेम कैसा होता है, इस तरह का, bna.foo.com। ठीक तो है। मैं क्या करूँगा, ऐड रिकॉर्ड जब भी ऐड होगा,
सर हम नाम नहीं डालेंगे, सीनेम। सीनेम ऐड होगा, बिल्कुल। सीनेम क्यों ऐड होगा? क्योंकि जब भी डीएनएस मैप आएगा तो हम सीनेम यूज करेंगे, जब भी ए रिकॉर्ड आएगा तो हम IPv4 यूज करेंगे। अगर मेरे पास IPv4 है तो मैं ए रिकॉर्ड, अगर डीएनएस नेम है समझ तो गया, सी। अब लेकिन समझ एक गया प्रॉब्लम है, जी। एक प्रॉब्लम है। ये डोमेन मेरे पास कौन है? रूट है ना, मतलब मेन डोमेन है। अगर जी www.com है तो www.com है ना। जी। अगर यहाँ पे मैं कोई नाम दे दूं, नाम मैंने दे दिया जैसे कि कॉन्टैक्ट, तो क्या हो जाएगा? तो मेरा डोमेन चेंज हो जाएगा। डोमेन क्या चेंज हो जाएगा? मेरा डोमेन इस तरह बन रहा हो। ये नेम से क्या करता है? तो मेरा www.com है ना, जिसके शुरू में एक सब डोमेन ऐड कर दिया कॉन्टैक्ट के नाम। इसको तो पता है मेरा जून जो है वो www.com का नेम का मतलब है, वो क्या करेगा? सब डोमेन ऐड कर देगा, सही है। तो जी प्रॉब्लम क्या है कि AWS मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं रूट डोमेन के ऊपर सीनेम ऐड करूँ। कुछ अच्छा, सर्विसेज हमें शायद करती हूँ, लेकिन फिलहाल AWS की अगर मैं बात करूँ तो AWS रूट डोमेन के ऊपर सीनेम सब अलाउ नहीं डोमेन करेगा, नहीं, ठीक है सर। सब डोमेन पे कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड करा है ना, तो ये अलाउ कर दिया। अगर मैं खाली छोड़ रहा हूँ ना कि भाई मैं तो डायरेक्ट रूट के ऊपर जा रहा हूँ, तो ये अलाउ नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम है ग्रेजुएट। और बाकी जगह पे आपकी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी कि सीनेम ना सिर्फ आपको अलाउ करेगा किस पे? सब डोमेन पे। ठीक है मतलब सर। आपके पास अगर डीएनएस नेम है ना, तो आप सब डोमेन तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते? रूट डोमेन ऐड नहीं कर सकते। रूट डोमेन ऐड करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आईपी चाहिए। जी ठीक है, कोई समझ गया। प्रॉब्लम आ गई ना, अगर मैंने आपको लोड बैलेंसर बना के दिया तो लोड बैलेंसर आपको पब्लिक क्या देता है? आईपी देता है या डीएनएस नेम देता है? सर आईपी देते हैं। लोड बैलेंसर आईपी देता है, एक्सपोज जो करता है। हाँ सर, वो हमने दे दिया डीएनएस, तो फिर वो तो वही देगा। लोड बैलेंसर हमें सिर्फ डीएनएस नेम देता है, आईपी नहीं देता। हम हर बार क्लासेस में मैं इन चीजों का हमेशा हाईलाइट करता रहा हूँ। जब भी आज मैं कुछ आपको सिनेरियो नहीं करवा रहा किसी की वजह से, कि आप अपना सोचें कि हम लोगों ने किस किस तरह से प्रैक्टिस करी है, और आपको फिर आसानी होगी ठीक है आगे सर। जाके। सही है, सर तो तो आप हमने नहीं दिया है, अगर हमने लोड बैलेंसर को डीएनएस नहीं तो वो तो फिर आईपी नहीं उठाएगा। बिल नहीं, आप लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे ना, तो वो आपको पब्लिक डीएनएस नेम देगा, कभी भी आईपी नहीं देगा। ठीक है। हाँ, अगर आप EC2 क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वो तो आपको पब्लिक आईपी दे दे। आपने अगर यहाँ पे ठीक, EC2 की पब्लिक आईपी डाल दी और आपने रूट ठीक डोमेन ऐड कर दिया, तो आप क्या करेंगे? तो आप तो एक्सेसिबल हो जाएगा आपका डोमेन, है ना। ठीक है। लेकिन ठीक प्रॉब्लम क्या आएगी? जैसे ही EC2 स्टॉप हुआ, स्टार्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम आएगी? आईपी चेंज हो जाएगी, पब्लिक वाली। जी ठीक है, पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपके पास का सिनेरियो है, क्योंकि EC2 से आपने आईपी परचेज तो नहीं करेंगे ना स्टैटिक। वो क्यों जी आपको स्टैटिक रखे हैं? हाँ, आपके पास ऑप्शन है आप इलास्टिक आईपी ले लें, लेकिन वो टोटल 5 होती है, वो तो हर जगह यूज नहीं हो सकती। कहीं कहीं किसी सिनेरियो में, रियल सिनेरियो में यूज हो सकती है। आपने बोला चले मैं बनाया था लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर जो है मुझे एंड पॉइंट देगा, और वो एंड पॉइंट क्या होगा? ये हर बार एक ही देगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज नहीं लोड होगा। बैलेंसर एंड पॉइंट कौन सा देगा? IPv4 देगा या डीएनएस नेम देगा? डीएनएस है। डीएनएस नेम दे। तो ये आपने लोड बैलेंसर ले लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। आपको ऐड करना रूट डोमेन, लेकिन आपको डीएनएस नेम देने के लिए क्या यूज करना है? रिकॉर्ड या सीनेम? सर रूट, रूट डोमेन है ना। यस सर, रूट डोमेन है, तो फिर तो सीनेम यूज करना है सर। सीनेम यूज करना है, क्योंकि डीएनएस के ऊपर सीनेम मैप होगा, खाली एट रिकॉर्ड जो है मैप नहीं होगा कभी भी। ठीक है, जी जी सर। ए रिकॉर्ड जो IPv4 के नहीं है, सीनेम जो है डीएनएस के नहीं है। लेकिन रूट डोमेन क्या करेगा? ए रिकॉर्ड तो अलाउ कर देगा, लेकिन सीनेम अलाउ नहीं करता। अब क्या करेंगे? यस सर, वो तो सब डोमेन नहीं करेगा। फिर आपको जबरदस्ती का सब डोमेन ऐड करना पड़ेगा। भाई मेरे पास तो लोड बैलेंसर है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी सब डोमेन बना देता हूँ, LP बना देता हूँ। तो हमारा जब भी डोमेन को .com पे आएगा तो LP से आएगा, वरना नहीं आता, है ना। और सर अगर कोई w.com, तो वो फिर नहीं आएगा, वो अलग आएगा। सीनेम से तो नहीं आएगा। फिर या तो आप कहीं से भी जाकर ए रिकॉर्ड लाएं या कोई और सा रिकॉर्ड लाएं, IP लाएं, तो वो सीनेम से नहीं होगा। ठीक है और सर। डीएनएस नेम में ना सीनेम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
अगर आपको डीएनएस लगाना है तो आप सीएनएम को आपको लगाना पड़ेगा। हाँ, या तो आप आईपी लिया है तो एयर कोड लिया है तो वो डोमेन पर आएगा। हमारे पास एडब्ल्यूएस की भी हमने बड़ी जबरदस्त सर्विस आपको दिखाई दी, आपने भी देखी थी, वो क्या थी? एलियास। एलियास, जी जी। आपने क्या करा, आपने इस तरह के सिनेरियो में क्या करना है, एलियास ऐड कर देना है, ठीक है। एलियास को आपने बता देना है भाई मेरा ये वाला डोमेन है, जो फिलहाल तो यहाँ तो नहीं है, सही है। और ये 12 घंटे हैं। डीएनएस नेम की जगह क्या करती है, हम डायरेक्ट सर्विस को टारगेट करते हैं। ये क्या करेगा, ये खुद ही आपका रूट डोमेन हो, सब डोमेन हो, कोई सा डोमेन हो, ये क्रिएट कर देगा, इसके ऊपर लाके देते। सर्विस आपके पास अगर लोड बैलेंसर है तो आप लोड बैलेंसर बता दें उसको, वो खुद मैनेज कर लेगा, ठीक है। सर्विस आपके पास लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि लोड बैलेंसर सर्विस थी, लोड बैलेंसर तो सिर्फ और सिर्फ डीएनएस देता है, तो सीनेम की मजबूरी थी। लेकिन सीनेम क्या करता है, रूट पे क्रिएट ही नहीं होता, सिर्फ सब डोमेन पे क्रिएट होता है, तो आप फंस गए थे। लेकिन एलियास ने आपको ये चीज आसान कर दी कि भाई आप एलियास क्रिएट करो, सर्विस टारगेट करो, बात खत्म। ठीक है। रूट हो, सब हो, कोई सा भी हो। सर्विसेज में हम कौन सी वो करेंगे? क्या? यानी कि जो सर्विस है ना, हाँ, तो हम यहाँ पे एलियास यूज सर्विस। करेंगे। ठीक है, ठीक है। एडब्ल्यूएस में आप कभी भी जाए, कोशिश करेंगे आप एलियास यूज करें। सही है, ठीक है। ठीक है जी सर। और कुछ सवाल? कोई सवाल है किसी का? एक मिनट सर, मैं देखता हूँ। एडब्ल्यूएस सीलाई यूज करिए आपने? सर AWS से नहीं, वो नहीं किया, लेकिन शुरू में जो मैं अपने टर्मिनल से मतलब एक्सेस किया चीजें, वो उस पे अभी बैठूंगा, अभी करूंगा ये। ठीक ठीक। सर ये जो सबनेटिंग और ये जो हम सबनेटिंग करते थे, उसकी जो वो कैलकुलेशन थी, उसकी समझ नहीं आ रही थी कि वो हम किस तरह, या उसके उसमें हमें इतनी जरूरत नहीं है सीखने की। नहीं, जरूरत है, बिल्कुल है। कैलकुलेशन तो भाई हमने आईपी रेंज पढ़ी थी ना, जी जी, हमने वही आईपी वही। रेंज, तो मैंने आपको कैलकुलेटर भी दिखाया था, सबनेट कैलकुलेटर, आप ऑनलाइन खोल लें, और आसानी ही रहेगा। ठीक है। आपको देनी है आईपी रेंज, आपने कुछ प्रीफिक्स दिया, आईपी रेंज दे दी, ये आ रहा। ठीक ठीक। 32 के बाद आपके पास कितनी आ रही है? 0। 31 पे भी 0 आ रही है। और आपने आईपी रेंज किस तरह देंगे, आप इस तरह देंगे। सर ये आईपी आपने रैंक का मतलब कि हमारे इतने आईपीज है हमारे उसमें वीपीसी में। बिल्कुल आपने दी, आपने 10 0.0.1, या यहाँ भी आपने 0 दे दिया, आपने रेंज का डाली /32, ये आपका क्या हो गया, मास हो गया, या आप ये बोलते हैं साइडर हो गया, सही है। ठीक है सर। तो 32 साइडर आपने अगर दिया, ये आपकी आईपी है। आईपी की सही, आपकी आपने होस्ट अपना बनाया, आप आईपी अपनी यहाँ से शुरू होगी, है ना। जी जी। आपने उसको रेंज दे दी, इस तरह से चलेंगी। जब ये पूरी 255 तक आ जाएंगी तो आप फिर यहाँ पे एक बढ़ा देंगे, है ना। फिर ये 1 से स्टार्ट हो जाएगी, 2 3 4 5 6 7 8, है ना। जब ये 255 हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बढ़ा देंगे, तो ये फिर ये 1 से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी आईपी रेंज है ना। तो जी ये जी आईपी बिल्कुल। रेंज को आपको ब्लॉक कहाँ करना है, कितनी देनी है, कितना रखना है, क्योंकि अगर आपने एक आईपी रेंज पूरा बना दी तो आपको क्या करो, आपकी मेमोरी ले रहा होगा, आपको उतनी आईपी लिस्ट रख रहा होगा अपने पास, तो आपको क्या करना होता है, ब्लॉक रखना होता है, साइडर देना होता है। अगर आपने 32 साइडर दिया तो आपको टोटल कितनी आईपी आएंगी इस रेंज के अंदर से, याद है आपको? 32। ये नजर आ रहा है 0 आएंगे, ये नजर आ रहा है, इसने आपको बता दिया कि आपके पास 0 आएंगे, सही है। ठीक है और सर। आपने 31 लिया, इसने कहा है जब भी 0 आएंगे। आपने अगर 30 लिया तो इसने क्या कहा है, 2 आएंगे। अगर आपने 29 लिया, इसने कहा आपके पास 6 आईपी है। 6 आईपी का मतलब है, अगर मैंने यहाँ पे 29 करा है तो मेरे पास आईपी क्या क्या हुई, 6 आईपी कैसे हुई मेरे को बताया, 1
2 3 4 5 and इस तरह में। सर तो ये हमने बताएं, पूछें। ये 29 को हमने वो किस तरह इसकी थोड़ी कैलकुलेशन देखें इसकी, ये होती है 32 माइनस जो आपकी करंट कितनी, 32 टोटल है ना, टोटल माइनस करंट, करंट कितनी 29, कितनी आ गया आपके पास 3। ठीक है, या सही है। आपने क्या करा, 2 को स्क्वायर करा 3 से, कितनी आ गया आपके पास, 2 का स्क्वायर 3 क्या बनेगा 6 6 आ जाएगी। 6 आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 6 आ जाएगी, है ना। जी, अगर मैंने यहाँ पे रख दिया 24 रख दिया, 32 माइनस 24 कितना हो, ये 8 आ जाएगी। 2 का स्क्वायर 8 क्या होगा 16 आ जाएगा। कितना होगा, सोल्व में कर लेते हैं। डायरेक्ट करने के 256 आ गया। जी जी जी, हमारे केस में कितनी आईपीएस हो गई यहाँ पे 256। सही है, जी जी साइडर के थ्रू ब्लॉक करते हैं। अब आपने हॉस्ट ठीक। ले लिया, ये आपने सब हॉस्ट ले लिया, कितना लिया इतना लिया। अब आप सब डोमेनिंग करते हैं, सब डोमेन आप किस तरह से ब्रेक करते हैं, आपने बोला भाई यहाँ तक का जो साइडर है ना वो मेरा टोटल है, अब मैं सब डोमेन बनाने जा रहा हूँ। एक डोमेन को मुझे देनी है कितनी, 256 का आधा कर लेते हैं, ठीक। सही है। जी, एक डोमेन को मुझे ना सबनेट बना रहा हूँ, मतलब सबनेटिंग कर रहा हूँ अलग अलग, सबनेट 1 और सबनेट 2। मुझे इसको कितना देना है 128, इसको कितना देना है 128। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि भाई मेरा साइडर जो है कौन सी क्लास के ऊपर है। 8 इसके होते हैं, 8 इसके होते हैं, कितने हुए 16, 8 इसके होते हैं कितने हुए 24, 8 इसके होते हैं कितने हुए 32। अभी तक मेरा साइडर जो है यहाँ तक, क्योंकि मैं 24 पर हूँ, तो मैंने क्या आसानी करी, मैंने कहा भाई जब मैं करूँगा एक कम कर दूंगा। सही, दो समय ब्रेक हो रहा है ना, एक जी मैंने कम कर दिया 24 से 25 कर दिया, मतलब इसकी रेंज कम हो गई ना 25 का, मतलब ये टेबल में से एक 2 कम हो जाएगा, एक 2 कम होती क्या होगा, कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 26 हो जाएंगे, 128 हो जाएंगी ना, ये 7 आ गया, 24 के बजाय 25 हो गया, जी 128 हो गई ना, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 26 हो जाएंगी। 25 का मतलब क्या है, इसको मैंने 128 का ब्लॉक दे दिया, ठीक है सर। साइडर दे दिया। इस 25 का मतलब इसको मैं 128 का साइडर दे दिया, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है इसको 0 से करना है, लेकिन इसको कहाँ से करना है, इसको 129 से स्टार्ट करना है। सही, इसको इसके बाद का साइडर मिला, इसको इसके बाद का मिला 0 से, हो गई ब्रेक। जी जी, आपने क्या करा, आपने क्रिएट करा वीपीसी, वीपीसी को आपने क्या साइडर दिया, ये दिया, कितनी आईपीस ले ली आपने 52। 256। फिर आपने दो सबनेट क्रिएट किए, सबनेट 1 और 2, दोनों का आपने क्या साइड क्या ब्लॉक दिया, ये वाला और एक ये वाला, दोनों के पास कितनी कितनी आईपीस आ गई 128 128 128।
इसको आपने 0 से शुरू करा और इसको आपने 129 से शुरू करा, इसका मतलब समझ में आ गया क्यों करा? सर ये आया नहीं है, समझ? नहीं ये 129 इसका नहीं समझ में आया? नहीं सर। भाई आपने पहला सबनेट बनाया, आपने उसको जी। रेंज कितनी दी है? 25 दे। मतलब ट्वेंटी फाइव का मतलब क्या है? ये नहीं है, जी जी 120 है। हाँ 128 आईपीज दी है, तो किस तरह से उसको जी। आईपीज मिलेंगी? 01 या लास्ट में जो है ना 1 2 3 इस तरह आते जाएंगे। तो लास्ट वाली कौन सी होगी? सही 120। 127 होगी, 128 होगी, जी ऐसा कुछ होगा ना, इस तरह जी। है ना? ऐसे ही होगा ना। अब बिल्कुल। कैलकुलेशन हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाएगी, 7 बन रही हो 8 में 8 लिख रहा हूँ, ये 9 बन रही हो मैं 8 लिख रहा हूँ, लेकिन वाइस वर्सा जो आप अगर देखें तो इस तरह से होगी, है ना? ठीक ऐसे है। ही हो रहा है हाँ ना। जी। और जो दूसरा सबनेट स्टार्ट होगा वो भी 0 से होगा। नहीं सर वो भाई तो यहाँ से आपको कितनी आईपीज मिल रही है? 0 से 1 से स्टार्ट हो रही है, जहाँ कहाँ तक रही है? ये कहाँ तक जा रही है? 256। 255 होते हैं, हाँ 255 तक जा रही है। ठीक है। सही है, तो ये आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? आपने दूसरे वाले को 0 से शुरू कर दिया, कहाँ तक जा रही है आपकी? 127 तक जा रही है, सॉरी जी 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 127 तक जा रही है ना। कौन सा सबनेट है? 1। 1 ठीक। मतलब इसकी कितनी आईपीएस ले ली इसने? आधी ले ली। अब कितनी बची इसके पास? ठीक यानी कि डिवाइड हो गई ना में, तो आधी इनके पास आ गई आधी उधर चली। आधी, तो आधी इसके पास आ गई, नीचे वाले को भूल जाए ना। अच्छा इसके बाद कितने तक आ गए? 0 से लेके 255। 0 से लेके 10.0.0.127 तक की आपने पहले वाले को दे दी ना, लेकिन हाँ हाँ अब कितनी आईपीएस इसके बाद से जा चुकी है इसको देने के बाद? भाई 256 में से कितनी जा चुकी है, रिजर्व हो चुकी है? कुछ चार तो है कि कितने वो तो by default पता नहीं वो यूज होती है ना। मेरे दोस्त, ये देखो, आपने सबनेट लिया, कितनी आईपी है आपके पास? 256 है टोटल। 256 आईपी कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड होगी, है ना? जी जी आपने एक सबनेट बनाया, आपने क्या सोचा इसको मुझे कितनी आईपी देनी है? 128 दे रही है। फिर सबनेट आईपी कहाँ से उठाएगा? इसी से उठाएगा ना। जी जी तो ये क्या कह रहा है, मुझे इसकी 128 आईपी चाहिए इसकी, ठीक है? जी तो आपने उसको क्या कहा भाई, 1 से लेके 0 से लेके 1 से लेके 127 तक की आईपी ले लो आप, है ना? ठीक है। ठीक है ना? जी स्क्रीन नजर आ रही है? नजर आ रही है जी। सही है। आपने क्या कहा कि मुझसे इतनी आईपी ले लो, तो किस तरह से देंगे आप मुझे बताएं, सिनेरियो बताएं। सबनेट बनवाया मुझसे, किस तरह से मैं सबनेट क्रिएट करने जा रहा हूँ? सबनेट मुझसे पूछ रहा है आईपी आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, सबनेट वन है, बताएं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मुझे आईपी बताएं, आईपी क्या है मेरी? तो 10.0 10.0.0.0 0 0 0 तो चलो हाँ उस पर आ गई, 1 से ले ली हाँ मैंने। 1 हाँ सही है, और साइडर क्या दूं मैं? ये 128 मुझे पहले कितनी आईपी चाहिए, आप मुझसे पूछें कितनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ मुझे चाहिए 128 चाहिए, तो ठीक है। आपको समझ में आ गया भाई, इससे तो आधी है ना? जी जी अगर 2 का टेबल रिपीट करें तो एक 2 कम कर दें तो 25, 256 के बजाय 128 आया था, है ना? तो साइडर ठीक कितना बनेगा?
128 आईपी लाने के लिए साइडर कितना बनेगा? 29 28 29 चला आसान कर लेते हैं। 128 हमें आंसर लाना है, सही है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? टोटल साइडर कितना होता है? 32 माइनस हाँ करंट साइडर, सही है। करंट साइडर कितना होता है? 120 करंट तो अभी हमने दिया ही नहीं ना, ठीक है। सही है। तो करंट में से टोटल कितना है? 32 है 32 में से माइनस करंट करेंगे तो हमारा साइडर आ जाएगा। आप कह रहे हैं मैं ले सकता हूँ 29, ठीक है। ठीक मुझे 128 आईपी चाहिए, तो कितना बचा है आगे हमारे पास? 3 आ गया। ठीक टेबल क्या था हमारे पास? ये हमें आंसर लाना है, सही है। ये हमें आंसर लाना है जो अभी तक ठीक आया नहीं है। टेबल हम लाएंगे 2 का, और 2 की पावर क्या लगाएंगे हम? जो भी हमारा आंसर है। आंसर क्या है अभी? 3 3 है। मतलब कितने 2 लगेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 120। कैलकुलेट करके नहीं आएगा? आ जाएगा सर। ये कितना बनेगा? 6 बनेगा ना? जी ये तो 6 बनेगा। तो 128 कहाँ से आएगा? अगर मैं एक और 2 लगा दूँ कितना बनेगा? 8 बनेगा, बल्कि 6 नहीं 8 बनेगा, है ना? जी अब कितना हो गया? 16 हो गया। अब 16 हो गया ठीक। कितने हैं? 4 है। इसको बढ़ा दें यहाँ से, इसको हमने कर दिया 28, ये हो गया 4। अब सही है ना? जी 16 में भी काम नहीं चला हमारा, तो 127 यहाँ से लाना। हमने कह रहा 2, अब कितना होगा? 32 होगा, है ना? जी 32 इसको 5 कर देते हैं और इसको क्या करते हैं? 27 कर देते हैं। अब सही है। 32 में भी काम नहीं चला, हमें तो 128 है भी चाहिए। अब हमने एक और 2 लगाया, अब कितने हो गए? 64 हो गए। हमने बोला हमारे पास जी कितने 2 हैं? 6 2 हैं। यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 26 आ गया। हम ठीक आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा काम नहीं चला, हमें कितने ठीक चाहिए? अभी तो हमारे 64 हो गए। अगर मैं एक और 2 64 लगा दूं तो कितने हो जाएंगे? 64 मल्टीप्लाई 2 कितने हो जाएंगे? 128 हो जाएंगे। 128 हो जाएंगे जी जी। कितने हो गया मेरे पास? 2 सर, 7 हो गए। ठीक तो यहाँ कितना लिख दूं मैं? 25 तो मतलब अगर मेरे पास 25 सबनेट होगा तो मेरे पास कितनी आईपी होंगी? 128 ठीक सर। 128। तो ये 25 सबनेट कहाँ से इसको मिलेगा? इससे मिलेगा ना। ये देखें, जी पेरेंट है, ये चाइल्ड है। पेरेंट के पास सही है इतने इतने आईपी पूल है। कितने आईपी पूल है? 25 टू 56 आईपी है। ठीक है चाइल्ड को कितने चाहिए? 128। तो चाइल्ड ने अपना साइडर तो लेके आ गया। चाइल्ड स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? 1 से स्टार्ट 1 से कर रहा है। चाइल्ड जाएगा कहाँ तक? ये अभी 127 तक जाए 0 से लगा देते तो आपके केस में बहुत आसान कर। ठीक ये भी दिखा देता हूँ आपको। सबनेटिंग 16 आ रही है, क्लास भी आ रही है, नेट पास 0 से स्टार्ट कर। कहाँ तक जाएगा? 1 पे आएगा। जी और कहाँ से आएगा? हमने डॉट डॉट वो लगा दिया, तो फिर जाते जा रहा है। कहाँ तक रुकेगा? 127 तक जाएगा 128 127। 0 से स्टार्ट करा, 127 तक आएगा। आ गया। जी अब इसके पास कितनी आईपी बची 256 में से? 128 128 बाय हो गई, जी 128 बची। अब आप दूसरा सबनेट लेके आ रहे हैं, ठीक है सबनेट 2। इसको मैं कह रहा हूँ, इसको भी आप बकाया कितनी बची है? आप दोनों 120 ना, बाकी सारी दे दो। सही है। ठीक है आप बताएं आप कैसे देंगे? आप इसको किस तरह क्रिएट करेंगे? ये अब
128 से स्टार्ट होगी, यानी कि 10.0.0.0 डॉट। तो मुझे आईपी बताएं सबसे पहले, इसका आईपी क्या दूं मैं? आईपी तो कुछ तो होगी ना, मेरी आईपी क्या चल रही है? जी, क्या दूं? 10.0.0 0.0 0 डॉट। ये भी 0 और स्लैश। ये भी 0? ये तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ये तो ओवरराइट हो गई, ये तो नहीं देगा मुझे। बोले 0 तो आपने बाय करी है, यहाँ यूज हो रही है ना 0। जी जी, ये तो यूज है, हाँ। क्या करूँ? 1 यूज कर लें? जी 1। 1 भी बाय हो गया, 1 तो इसके पास है, सबनेट 1 के पास है। 2 यूज कर लें? 2 भी है इसके पास। 2 भी इसके पास है, तो कौन सी यूज करें? 128 नहीं यूज कर। 128 यूज करेंगे। अब आप आया हो, अब समझ में आया 128 कहाँ से लगा जी रहा जी था? जी जी जी। अब साइडर कितना दूं मैं? 25 नहीं, 25 से मुझे कितनी आईपीएस मिलेगी? 128। अब मैं कहाँ तक चलूंगा? अब 129। और हाँ बिल्कुल। और कहाँ तक जाएगी ये कहानी? और 256। 256। अब 1 मिनट और। सिर्फ आवाज नहीं आ रही।
अच्छा तो सही है, हमारे वापस आ गए। तो ठीक है सर। नजीब जी, हम आप हमारे से बात कर रहे थे। तो नजीब, आपने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 128 से 256 का पूल यूज कर लिया। अब हमारे पास कितनी आईपीज बची हैं? सर 128 इधर यूज हो गए, 128 इधर तो अभी बची कोई नहीं। कितनी है? कोई नहीं बची ना, मतलब एंड हो गया ना। जी सर। तो समझ में आ गया आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया। तो जी। नेक्स्ट टाइम आप अगर क्रिएट कर रहे हैं और मुझे बताएं वीपीसी किस तरह क्रिएट कर रहे हैं। वीपीसी आपने क्रिएट करा, मुझे आईपी बताएं। 10.0.0.0. जीरो, तो अभी ये केस में जीरो, आप यहाँ पे कुछ भी लगा दें, हम यहाँ पे 128 ले लें, तो एक बात एक थी। अभी हमारे केस में हम क्या करते हैं, 10.0.0, यहाँ पे हम क्या करते हैं 192 ले लेते हैं, सही। ठीक है और सर। यहाँ पे 10 ले लेते हैं, ठीक। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे कितनी आईपी यूज करनी है। भाई हमारा पूल होगा एटलीस्ट 256 का होगा, अभी वो स्थान कर लेते हैं, सही। 256 का पूल में कितना साइड बनता है? 32 1। 256 का पूल चाहिए मुझे, 256 आईपीस का। सर तो वो 25 बनता है। 25 नहीं, बनता है। पूल साइडर आप हाँ, पूछ सकते हैं। तो अभी तो वीपीसी बना रहा हूँ ना, अभी तो मेन है सारे, अभी तो पूल बना रहा हूँ, इसके बाद बनाऊंगा सबनेट वगैरह। अच्छा। चलें कैलकुलेट कर लेते। 32 माइनस कितना रखें? 6 सात अगर। रखें? हाँ। तो चलें, अगर 6 रख लिया तो हमारे पास कितने बचे? 24। 24। 24 24 नहीं, 28 28। नहीं, 28। 32 माइनस अगर 28 करेंगे तो कितना बचेगा, तो 4 बचेंगे। 4 में तो हमें पता है हमारी तो वैल्यू कितनी बनेगी, 16 बनेगी। इसके अंदर ठीक। हमारी वैल्यू कितनी बनेगी? इसमें भी नहीं बनेगी। इसमें कितनी बनेगी? इसके अंदर भी नहीं बनेगी। इसमें कितनी बनेगी? इसमें बनेगी 128। सही है। इसमें कितनी ठीक। बनेगी? सॉरी, 256। ठीक। साइडर में कितना लूं? हाँ सर 24 साइडर है। अब जी। मैं बनाने जा रहा हूँ सबनेट 1 और सबनेट 2। अब मैं जाके गाइड करने में क्या करूँ? सर मैं कह रहा हूँ आधी आधी कर लेते हैं, 128 को दे दो और 128 को दे दो। ठीक है सर। तो क्या मैं रेंज उसको? सर वही 192 यही आईपी होगी। और स्लैश साइडर कितना देना है? 25 है। 25। और इसको इसका कितना देना है? 192 10.0. और आगे क्या आएगा? ये 128 या 127। हाँ 128। साइडर कितना देना है? ये भी 25। ठीक है, तो हमारे पास सबनेट भी बन गया और हमारे पास वीपीसी भी बन गया। जी ठीक है, बिल्कुल आसान हो सही है। गया। यस। समझ में आ गया आपको किस तरह से ब्रेकिंग होगी बिल्कुल। वीपीसी की और जी सबनेट जी। की? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ सवाल? नहीं बस ठीक है सर, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ हुआ तो मैं ग्रुप में पूछूंगा आपसे। ठीक है, तो आपको हाँ आईपी वगैरह तो ये भी समझ में आ गया। ठीक है ठीक अब मुझे ये बताएं कि Amazon EC2 पे आप लोगों ने इस क्वार्टर के स्टार्ट में कंटेनर कुबरनेटिस डॉकर ये सब पढ़ा था, है ना? है। सर कुबरनेटिस तो नहीं पढ़ा है। नहीं यानी कि स्टार्ट पहले क्वार्टर में तो पढ़ा है, लेकिन एडब्ल्यूएस में इनके साथ कोई काम उस पर नहीं किया। ठीक है, यस सर, स्टार्ट में तो डॉकर कुबरनेटिस क्वार्टर 1 में पढ़ा है। सही है। तो मुझे बताएं, आपने AWS का अभी तक कोई डॉकर चला के देखा है? नहीं सर, मैंने तो नहीं चलाया सर। नहीं चलाया। तो AWS के पास सर्विसेज है मल्टीपल, जिसमें से एक सर्विस है इलास्टिक बीनस्टॉक, एक सर्विस है अलग अलग EC2, तो एक सर्विस है ECR। ECR। ठीक है, ये है इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। ये क्या होता है?
जब आप AWS के ऊपर, जिस तरह आपने डॉकर हब देखा ना, डॉकर हब जी पे जी, क्या होता है, वहाँ पे हमारे जो इमेज वो पड़े होते हैं। इमेजेस होती हैं, नहीं वहाँ पे पब्लिक इमेजेस पड़ी हुई होती हैं। तो AWS ने भी अपना एक ECR बनाया, कंटेनर EC बनाई हुई है, सही है, ECR ठीक, दिखाएगा प्लास्टिक कंटेनर ECR। ये भी उसी तरह है कि जिस तरह डॉकर हब है, ये भी। बिल्कुल, इसके अंदर लेकिन आपने अपने प्राइवेट रेपो बनाते हैं, एक रेपो क्रिएट करते हैं आप, जैसे कि गिट लैब की रेपो होती है ना, गिटहब की होती है, जी जी प्राइवेट जी, पब्लिक दोनों ऑप्शन होते हैं। आप वो रेपो क्रिएट करते हैं, फिर जो भी आपके इमेज का नाम आता है ना, वो इस URL से उठ के आता है, और आप यहाँ पर रेपो क्रिएट करके रखते हैं। तो फायदा क्या होता है कि आपके AWS के क्लाउड के ऊपर आपकी इमेजेस आ जाती है, कहीं और पब्लिक की जगह पे नहीं होती, सही है। हाँ ठीक तो ठीक ये तो आपने ECR देख लिया। एक और आपके पास ऑप्शन होता है ECS। ठीक ECS है, क्या है, AWS में कंटेनर सर्विस। मतलब अगर आपको AWS पे कंटेनर चलाने हैं ना, तो आप ECS की तरफ आएंगे। ठीक है सर। एक अच्छी बात क्या है, ये पूरी मैनेज सर्विस भी है एक तरह से, सही है, और ये आपको काफी सजेशन प्रोवाइड करती है, उसको स्टार्ट वगैरह करेंगे चलाएंगे। तो माइक्रो सर्विस जिस तरह से अभी माइक्रो सर्विस चलनी है थी कि माइक्रो सर्विस डॉकर पे चलेंगी, माइक्रो सर्विस डॉकर पे चलेंगी, तो ECS आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है माइक्रो सर्विस चलाने का। तो ये इसका तरीकेकार होता है जो उन्होंने डायग्राम बनाई हुई, कि आपके पास एक क्लस्टर बनाता है ECS का, तो उस ठीक है, क्लस्टर में आप एक सर्विस बनाते हैं, उस सर्विस में आप एक टास्क डेफिनेशन बनाते हैं, उस टास्क डेफिनेशन के अंदर कंटेनर चल रहा होता है। तो ये ECS की आपकी डायग्राम है। तो ये थोड़ा सा चीजों का आप ओवरव्यू कर लें, और जस्ट फॉर आपका क्विज भी आने वाला है, और बाकी आगे के जो टॉपिक्स हैं, तो आप अपने क्लास के जो कोलिग्स हैं जो क्लास में नहीं है उनसे भी शेयर करें, सही है। तो ठीक। ये ECS वगैरह ये सब आपको बड़े काम आएंगे। सर ये तो अभी आगे हम पढ़ेंगे ये बिल्कुल डॉकर। पढ़ेंगे। ठीक, ठीक है, ठीक है सर। तो इसी तरह से आज के सेशन से कुछ सवाल मुझे बताएं, फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं नहीं और सर, क्विज बस की प्लीज तैयारी करें। जी क्विज की तैयारी करूँ, कुछ हुआ तो उसमें पूछ 7 लूंगा। दिसंबर और 8 दिसंबर को आपका क्विज है, सही जी है। सर। तो 7 और 8 जो है आपके पास चले, पूरा वीक है, आपको फायदा हो गया। ट्यूसडे और वेडनेसडे को होगा वो क्विज ठीक दिसंबर है, में, तो आपके पास एक वीक और 2-3 दिन 10 दिन एटलीस्ट है आपके पास, सही है। तो आप लोग कोशिश करें, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। सारे टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं, IM हमने पढ़ लिया, EC2 पढ़ लिया, इलास्टिक लोड बैलेंसर, सही है, स्केलिंग ग्रुप। देखिए रूट 53 पे भी ना आप सिर्फ $0.5 आपके लगेंगे, आपको डोमेन है तो बना के टेस्ट करने हैं, सही है। तो ठीक है, ये ठीक कुछ है। ज्यादा साइंस नहीं होगी इस पे, जस्ट एलियास वगैरह जो चीजें मैंने बताई उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। तो RDS हम लोगों ने पढ़ा है, सही है। और वेब ब्राउजर के थ्रू आप इसको एक्सेस करेंगे, ये तो आपको सारा पता ही है, ये तो पता ये है सर। पोर्टल पे आफ्टर रनिंग कॉन्फ़िग फाइल ब्लॉग पे सर, ऐसे पोर्टल जी। सर मैंने ये पूछना था कि अगर मैंने एज इंटर्न या क्लाउड और उसमें AWS में इंटर होना है, तो पाकिस्तान में तो मुझे कोई इस तरह वो चीज़ सामने नहीं आई, कोई जॉब वगैरह। अगर मैं एज ए बिगिनर इसमें जाता हूँ, तो वो कोई, यानी कि मैं कौन सा उस पे चला जाऊँ जो जॉब पोजीशन है, अभी आप या। रहते कहाँ पर हैं? सर मैं इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद में, जी सही। तो देखें इस्लामाबाद में ही ना, आप देखें अगर आप कराची वगैरह साइड नहीं आना चाह रहे, वहीं ढूंढना चाह रहे हैं, तो अच्छा, काफी ऐसी कंपनीज हैं जो इन सारी सर्विस के ऊपर काम कर रही हैं, ठीक ठीक है है, सर। काफी कंपनीज, एक नहीं है बहुत। तो आप वहाँ जाएं, इंटरव्यूज दें, उनको बताएं कि सब चीजें मैंने पढ़ी हैं, आप मुझे मौका दें। आप ऐसा ठीक, इंटर्न नहीं मौका दें मुझे, या तो जूनियर लेवल पे मौका दें, और ये सब चीजें मैं करूंगा, तो आपके पास अच्छी खासी कंपनीज की लिस्ट होगी। लिस्ट बनाए, अपना रेज्यूमे बनाए, उन सबको जाकर इंटरव्यूज दें, इंटरव्यू की तैयारी करें, सर्विसेज की करें। ठीक और है। इंटरव्यू के लिए सबसे मेन चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि ये जो सारी सर्विसेज है ना, ये जी जी, इस पे जो भी काम कर रहा है वो हमेशा बड़ी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। तो ठीक है कोई सर। भी बड़ी प्रोडक्ट पे काम करने वाला आपको ऐसे ही हायर नहीं करेगा, वो आपको एक एग्जैक्टली। वजह से हायर कर सकता है। वो आपको बोलेगा आप जूनियर हो, वो सोच जूनियर हो ढूंढ रहा होगा, जरूर ढूंढ रहा होगा, लेकिन वो आपको हायर नहीं करेगा। वो क्यों? क्योंकि वो बोल रहा होगा यार मेरी इतनी महंगी प्रोडक्ट और सब चीजें हैं, मैं इस बंदे को क्यों मौका दूं। ये तो ठीक है सर। आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा कि आपको जब इंटरव्यू में जाए, इस तरह के इंटरव्यू में जैसे AWS क्लाउड, कुबरनेटीज, डेवऑप्स, तो आपको ना ख्याल ये रखना है कि आपको कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देना और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना है। तो वो आपका ठीक है, कॉन्फिडेंस देख के ये समझेगा कि एटलीस्ट ये चीजों के नाम बता रहा है, इसको काम नहीं आता लेकिन ये कॉन्फिडेंस इतना है, तो मतलब ये लाजमी काम कर लेगा मेरा, तो आपको मौका मिलेगा। तो ये तो ठीक है। इस फील्ड में ये प्रॉब्लम है कि कॉन्फिडेंस देख के जॉब दी जाती है, तो ये और वो जरूरी है, क्योंकि सामने वाला आपको अपनी पूरी प्रोडक्ट के ऊपर बिठा रहा है, ऐसा जूनियर वो कैसे रिस्क ले सकता है, उसकी लाखों की करोड़ों की प्रोडक्ट है, वो रिस्क तो नहीं लेगा।
वो जूनियर ढूंढ रहा होगा, बात सही है सर। लेकिन जी। तो इसमें सर यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बड़े काम कर रहे हैं तो वाकई वो क्यों अपना वो करेगा सर। ये मैं असल में दूसरी ये जनवरी या दिसंबर के एंड में मैं शायद बाहर चला जाऊँ ना, यूरोप वाली साइड पे अभी एक छोटा सा कोर्स है उसके लिए। तो उधर भी यानी कि मैं अगर जॉब के लिए या मैं सिर्फ इस टाइप के सिर्फ जॉब हो सकते हैं कि EC2 पे सिर्फ काम हो या कोई, यानी कि मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि मैं अगर पोजीशन पे यानी कि जूनियर लेवल पे जाऊंगा तो वो कौन सी जॉब हो सकती है कि मैं उस पे। ये कह रहा हूँ, आप इम्प्लीमेंटेशन साइट पर काम चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन की जॉब हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जॉब पे आप जा सकते हैं, आप क्लाउड इंजीनियर की जॉब पे जा सकते हैं, आप डेवऑप्स इंजीनियर पे जा सकते हैं, आप डेवलपर साइड पे जा सकते हैं। आपने डेवलपमेंट भी पढ़ी है PIIC में, क्लाउड जी जी नेटिव की एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा है तो वो आपको हायर कर सकता है डेवलपर। सही है। सो इन सारे सिनेरियो में आपकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। सही है। तो आप मल्टीपल जगह पर अप्लाई करें, बोले ये मेरा कैरियर स्कोप है, डेवऑप्स आप अपने आप को बोल दें। अगर वो कह रहा नहीं इम्प्लीमेंटेशन साइड पे मैं आपको लगाऊंगा तो आप इम्प्लीमेंटेशन साइड पे चले जाए, देख लें आपका क्या स्कोप। अब क्लाउड साइड पे लगा रहे हैं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, जिसको भी इंटरव्यू देना कॉन्फिडेंट होके देना हर चीज पे, तो वो आपको चांस देगा। क्योंकि जूनियर लेवल पे अगर आप डेवलपर जा रहे हैं ना तो आपको रख लेगा, लेकिन आप क्लाउड वगैरह इन सब चीजों पे जा रहे हैं ना तो वो आपका कॉन्फिडेंस देखेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं इसको काम करने का। क्योंकि काम तो आपको पता है करने से सीख जाता है, वरना इंटरनेट पर हर चीज अवेलेबल। लेकिन एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस रेट देख के वो आपको इंटरव्यू देगा, तो आपको कहीं भी इंटरव्यू देना है ना तो आपको कॉन्फिडेंट होके और जवाब देने चीजों में। सर वो ठीक उसकी है। कमी है कॉन्फिडेंस की। नहीं, सही है। वो करना पड़ेगा, वरना तो आपकी पास पोजीशन भी होगी, जगह भी अच्छी होगी, लेकिन वो आपको इसलिए नहीं रखेगा, बोले यार ये कॉन्फिडेंट नहीं है, मुझे डर लग रहा है इसको रखने में कि कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये तो समझ। कॉन्फिडेंस करना जरूरी है और वो लाजमी है, उसके बगैर जो ना आपको अच्छी ऑप्शन भी आपके हाथ से निकल रहा है। ठीक तो है सर। इस्लामाबाद में काफी अच्छे ऑप्शन है आपके पास। जो लोग फाइंड कर रहे हैं, जो मेरी लिस्ट के अंदर है, जो मैं देख रहा था अभी, इस्लामाबाद में अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन है। 2 3 4 के नाम मैं आपको सेंड कर देता हूँ, शायद वो आपको हेल्प हो जाए। सही है। बिल्कुल सर, आप नाम सेंड कर दें। लेकिन आप अगर यूरोप साइड पे जा रहे हैं तो फिर आपको तो फायदा नहीं होगा उन सबका। सर वैसे नाम नाम सेंड कर दे, उधर मैं वीजा लग गए तो ठीक है, वरना ठीक है। दिसंबर में जा रहा हूँ उज्बेकिस्तान, इंटरव्यू है उसके लिए, तो वीजा लग इस्लामाबाद गए में तो। जो अभी मेरे माइंड में ना एक MBL खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो काम कर रहा माइक्रो। है। हाँ, कैम्बियल तो उनकी उनको नीड है काफी इन सारी पोजीशंस की। डेवऑप्स कुबरनेटिस की बड़ी उनकी डिमांड है अभी। सही है। और इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब आजकल अपनी सारी एप्लीकेशन के ऊपर ला रहा है, तो वो ढूंढ रहा है डेवऑप्स। सही है। डेवऑप्स साइट पर ढूंढ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। इसके अलावा भी अच्छे खासे हैं, एक पे हब का स्टार्टअप आ रहा है। सही है। तो हब पे सर ये नाम जरा सर ये मैसेज पे मुझे टाइप कर दे आपकी। तो अच्छे खासे स्टार्टअप्स भी हैं वहाँ पर इस्लामाबाद में, तो ये वो इस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक टेरिसोल के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, टेरिसोल, तो वो भी ढूंढ रहे होंगे डेवऑप्स वगैरह क्लाउड साइड पे बंदा। तो ये और ठीक। भी अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन हैं इस्लामाबाद में जो आप फाइंड कर सकते हैं। सही है। एक ठीक। जेप्टो के नाम से, जेप्टो सिस्टम लिमिटेड, और ये सब सारी कंपनी अच्छी खासी, मैं तो अभी आपको और ऐसे वर्बली बता रहा हूँ जो जो मेरे माइंड में, तो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक। ठीक है। तो ठीक। थैंक यू, क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू, सर। ये अल्लाह नाम हाफिज। अगर मैसेज कर दे तो मैं हाँ, मुझे नोट याद ले। दिला देना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। चलिए ठीक है। ठीक, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। हाफिज।